So, hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start the largest chapter of 12th class biology, that is molecular basis of inheritance. In this specific session, we will be talking about the structure of polynucleotide chain, the structure of DNA, the structure of RNA, the important properties of DNA and RNA, as well as the search of genetic material. काफी सालों तक साइंटिस्ट में एक गुत्थम गुत्था बहस चली थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उस चीज को भी आज हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल एंड में कौन निकला और किस तरीके से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हमने लास्ट चैप्टर में यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में यह पढ़ा कि इनहेरिटेंस किस हिसाब से होती है। मेंडल साहब के प्रिंसिपल्स हो चाहे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का पैटर्न गिवन बाय सटन एंड बोवरी हो, हमें एक चीज पता लगी कि कोई तो ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, कोई तो ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती है और नई जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स देती है, नई जनरेशन के अंदर फीचर्स देती है। तो आज हमें इसी बारे में बात करनी है कि एक्चुअल में वो मटेरियल कौन सा था जो कि हमारे अंदर इन कैरेक्टर्स का विकास करता है, इन फीचर्स को लेकर के आता है हमारे पेरेंट्स से। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी, जिससे हमें ये पता लग गया कि हाँ यार, आपके जो जीन्स हैं जिनको मेंडल साहब फैक्टर्स बोल रहे थे, एक्चुअल में वो जो आपका मटेरियल है इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। तो हम अपनी जो सर्च थी उसको क्रोमोसोम तक रिड्यूस कर चुके थे, क्योंकि पूरा सेल बहुत बड़ा है दोस्त। कहने के लिए तो सेल छोटा होता है, माइक्रोमीटर में उसका साइज है, लेकिन सेल अपने आप में ही एक दुनिया है। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसके अंदर गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसके बाहर और सारी ऑर्गेनेल्स है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, आपके लाइसोसोम है, आपके वैक्यूल्स है, माइक्रोबॉडीज है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ सेल इटसेल्फ। तो आप किस किस चीज में जाकर के चेक करोगे कि जेनेटिक मटेरियल कहां प्रेजेंट है? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ये बात तो साबित हो गई थी कि आपको पूरे सेल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा न्यूक्लियस में आ जाओ और न्यूक्लियस के अंदर भी आप सीधा सीधा क्रोमोसोम के अंदर चले जाओ, वहीं पर आपको वो मटेरियल मिल जाएगा जो कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स को इंड्यूस करता है, जो कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स लेके आता है पेरेंट्स से। तो ये हमें फायदा हो गया। एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रूफ भी था हमारे पास, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड दिस वाज द कांसेप्ट गिवन बाय मॉर्गन साहब। तो मॉर्गन साहब ने प्रूफ भी कर दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो अल्टीमेटली हमें पता लग गया था कि हाँ, क्रोमोसोम में वो बात है, क्रोमोसोम में वो मटेरियल है जो कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स को बिल्ड करता है। तो अल्टीमेटली हमें क्रोमोसोम के अंदर उस मटेरियल को ढूंढना है, तो हम मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट टाइम तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस देखे कि इनहेरिटेंस होती कैसे है, पेरेंट से नई जनरेशन में कैरेक्टर्स गए कैसे, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कौन सा वो मॉलिक्यूल है जो आपके अंदर कैरेक्टर लेके आता है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब हमें उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझना है आज। तो पहले तो हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे और हम ये भी जानेंगे कि वो मॉलिक्यूल है कौन सा। इस चैप्टर को हम लोग अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ते हैं, एंड काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। इनसे बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ करके आते हैं नीट एग्जामिनेशन में। सबसे पहला जो टॉपिक है जो आप यहां पर देख सकते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, और न्यूक्लियोटाइड, यहां पर टाइड वर्ड आ गया है ना, तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये आपका मोनोमर है एक न्यूक्लिक एसिड का। आप जब डीएनए के बारे में पढ़ोगे, आरएनए के बारे में पढ़ोगे, तो इनका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर भी देखा था, इट्स अ पॉलीमर। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर है, ये बनता किस चीज का है? ये न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर का बनता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड itself means the nucleic acid, okay? क्योंकि देखो, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये न्यूक्लियोटाइड अकेला है। अब यहां पर समझ लो 10 न्यूक्लियोटाइड लग गए, ओके, 10 न्यूक्लियोटाइड लग गए। अगर मेरे भाई यहां पर 10 न्यूक्लियोटाइड लग गए, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड लग गए, तो क्या आप इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। काफी सारे हो गए ना न्यूक्लियोटाइड, तो क्या आप इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही आप क्या बोलते हो? न्यूक्लिक एसिड बोलते हो, क्योंकि
न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइज करते हैं तो इसी को आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हो। तो एक चीज अभी यहां पर नोट कर लो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको काम में आ जाएगी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड सेम बात है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड एकदम सेम बात है, इन दोनों में कोई भी खासा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट कोई भी डिफरेंस नहीं, राइट? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के बार बार जुड़ने से जो बना उसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को ही प्यार से न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। तो यहां पर आप लोग इन दोनों टर्म्स को कह सकते हो कि एकदम सेम है। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये आपका मोनोमर होता है ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नाम से ही साबित हो रहा है कि न्यूक्लियोटाइड जो है बार बार जुड़ेगा तब जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसके बाद आपको पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स आप जो दुनिया में देखते हैं, अराउंड 99% से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जबकि 1% कुछ चुनिंदा वायरसेस वगैरह हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए विच इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये आपका आरएनए जो है वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि कोरोना वायरस। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी हमें यह प्रूफ करना था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो इसकी सर्च में हम लग गए, हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स दौड़ाए और अल्टीमेटली चेक किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। तो यहां तक आप लोग बात करते हो जनरल चीजों की, एकदम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड चीजों की आप लोग बात करते हो। उसके बाद हम लोग घुस जाते हैं सेंट्रल डॉगमा के अंदर। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा विच इज अ स्कीम गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। इसमें कहा गया कि डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिका बनाना यानी कॉपी बनाना। तो डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन। डीएनए आगे चल के आपको पता है आरएनए बना सकता है, तो डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए आगे चल के क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है, एंड ये प्रोटीन बनना इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो इन प्रोसेसेस को हम लोग मार्क कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन बनना, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से आरएनए बनना, और रेप्लिकेशन है ये डीएनए से डीएनए बनना, ये वाला एरो। और इसके बीच में हमें पढ़ना पड़ता है जेनेटिक कोड को। जैसा मैंने म्यूटेशन में आपको लास्ट चैप्टर के अंदर समझाया था कि आपका डीएनए जो है इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े होते हैं, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं। और सिमिलरली डीएनए जब आरएनए बनाएगा तो उसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। तो 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर के एक अमीनो एसिड बना पा रहे थे। वो जेनेटिक कोड का कंसेप्ट है एक्चुअल में, कि जेनेटिक कोड एक ट्रिपलेट होता है, 3 आपके नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक कोड का नेचर क्या है, जेनेटिक कोड को आप कैसे लिख सकते हो, जेनेटिक कोड कैसे डिसाइड होते हैं, कौन सा कोड कौन सा स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाएगा, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको आप कहते हैं लैक ओपेरॉन और द लैक्टोज ओपेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हर साल मान के चलो या हर ऑल्टरनेट ईयर पे लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आता ही है। फिर आप बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, जिसे आप प्यार से एचजीपी प्रोजेक्ट भी कहते हो। एचजीपी प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 13 साल तक चला था, और इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या था कि आपके किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, क्योंकि आपके हर सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल है, तो आपके किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल हम लोग प्रॉपर्ली कोड करें। हम बताएं कि आपकी बॉडी में जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कैसे अरेंज है। अगर आपकी बॉडी में लेट से 1 करोड़ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो 1 नंबर से लेकर के 1 करोड़ नंबर तक हम उन्हें एक सीक्वेंस में लगाएंगे जो कि उनका एक्चुअल सीक्वेंस होगा। दिस इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अगर तुम बचपन में सीआईडी के फैन रहे हो तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तुम एकदम जानते होगे। जैसे आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, थंब इंप्रेशन होते हैं, एकदम यूनिक टू योरसेल्फ। जब आप अंगूठा लगाते हो तो आपका अंगूठा किसी और के अंगूठे के प्रिंट से मैच नहीं करता। सिमिलरली जब कभी जनगणना होती है शेरों की, तो अल्टीमेटली उनके पग मार्क्स को नोट किया जाता है कि कितने अलग अलग टाइप के पग मार्क्स देखे गए हैं पानी वाले इलाके में, जहां पर शेर पानी पीने आते हैं शाम के वक्त। तो तुम शेर को पर्सनली जाके थोड़ी गिनोगे, फाड़ देगा तुम्हें बीच में से। तो जाहिर सी बात है कि तुम उनके पग मार्क्स को नोट करते हो या फीकल पैलेट्स को नोट करते हो कि कितनी अलग अलग टाइप की पॉटीज वहां पर पड़ी हुई है एक दिन के अंदर, जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाता है, एक एस्टिमेशन हो जाती है कि कितने अलग अलग शेर वहां पर मौजूद होंगे।
यहां पर जैसे आपके थंब इंप्रेशन और फिंगर इंप्रेशन एकदम डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, सिमिलरली यहां पर आपका डीएनए भी यूनिक होता है। तो अगर आप किन्हीं रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मैच करोगे तो उनके अंदर ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी। जैसे आप ज्यादा सिमिलर हो गए अपने पापा से, लेकिन अब तुम पड़ोसी से बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होगे, तो इसीलिए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। या कोई जगह है जहां पर मर्डर हो गया लेट से, तो वो जो साइट ऑफ मर्डर है वहां से किसी का हेयर फॉलिकल मिल गया या कुछ खून के धब्बे मिल गए, वहां से हम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका डीएनए निकाल सकते हैं, उस डीएनए की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और जो 4 सस्पेक्ट थे जिन पर हमें शक था, उन चारों का भी खून निकाला और उनका डीएनए भी आइसोलेट करके हमने क्या किया, सीक्वेंसिंग कर ली। और फिर हमने मैच किया इन दोनों को। अब हमने चारों से पूछा भाई क्या तुम मर्डर की साइट पर थे, सबने मना कर दिया। यानी अगर इनमें से किसी का धब्बा मैच हो गया तो इनडायरेक्टली प्रूफ हो जाता है कि वो मर्डर की साइट पर था, तो वही आपका क्या है, किलर है, वही आपका क्या है, यहां पर कल्प्रेट है। तो इस प्रकार से आप लोग काफी सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो बाय द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैकेनिज्म। ओके, और पैटर्निटी डिस्प्यूट भी यहां पर सॉल्व कर सकते हो, यानी कि कोई अगर केस कर दे कि भैया ये तो हमारा बच्चा है तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो केस कर लो, सीधी सी बात है, पता लग जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स पॉसिबल। अब काम की बात पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में ये तो जान लिया कि कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट से आपकी बॉडी में आया। अब वो कुछ क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। न्यूक्लिक एसिड जो है ये 2 प्रकार का हो सकता है, एक आपका डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड दूसरा आपका आरएनए दैट इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को ही क्या कहते हैं आप लोग, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फैक्ट कि दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होगा। कुछ ऐसे चुनिंदा वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम कर सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें बताया हुआ है टोबैको मोज़ैक वायरस के बारे में, तो टोबैको मोज़ैक वायरस में क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। अगर आप देखें कोरोना वायरस को यानी कोविड को, तो यहां पर भी आपका आरएनए इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। कहने का यह मतलब है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है कुछ चुनिंदा वायरसेस में। अगर आप बैक्टीरिया देखेंगे, अगर आप प्रोटिस्टा देखेंगे, फंगस देखेंगे, प्लांट देखेंगे, एनिमल देखेंगे, तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर या दुनिया के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर विदाउट अ डाउट डीएनए इज गोइंग टू बी द जेनेटिक मटेरियल। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए क्या है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, डीएनए आपका स्टेबल है और हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें म्यूटेशन का रेट अच्छा चाहिए होता है फॉर अडेप्टेशन, लेकिन इसके चक्कर में हम स्टेबिलिटी को दांव पे नहीं लगा सकते। कहने का यह मतलब है कि आपके डीएनए में अगर 2% चेंज हो जाता है तो आप एक पेंगुइन जैसे दिखने लग जाओगे। अब समझ लो कि आपका डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा म्यूटेशन शो कर रहा है, तुम रात को सोए मस्त और सुबह उठे तब तक पेंगुइन बन गए। क्या तुम्हें यह चीज मंजूर है? नहीं मंजूर है। जाहिर सी बात है हमें थोड़ी बहुत चेंजेस चाहिए जो कि हमें बेटर बनाए, हमारे सर्वाइवल को एनहेंस करें, लेकिन हमें इतने भी चेंजेस नहीं चाहिए कि हम अपनी आइडेंटिटी को खो दें। हम चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स जैसे हैं अगली जनरेशन में भी वैसे ही ट्रांसफर हों, तो हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। इसीलिए डीएनए को ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल मान करके अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है, जबकि आरएनए जो है, आरएनए आपका लेस स्टेबल होता है। आरएनए की अगर आप बात करें, आरएनए इज वेरी लेस स्टेबल। अगर ये बहुत कम स्टेबल है तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये बहुत ज्यादा म्यूटेट करता होगा। इसकी स्टेबिलिटी अगर कम है तो इसका चेंज होने का रेट, म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होगा, 100 गुना होगा डीएनए के कंपैरिजन में। इसीलिए वायरसेस आपको पता है कितने तेज तरीके से म्यूटेट करते हैं। कोविड के कितने सारे अलग अलग म्यूटेंट्स आ चुके हैं आपको पता है, राइट? जिसकी वजह से सेकेंड वेव आई थी। तो अल्टीमेटली आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहां पर म्यूटेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके अंदर आरएनए है। अगर इनमें डीएनए होता तो इनके अंदर भी म्यूटेशन रेट थोड़ी कम होती। अब आरएनए जेनेटिक मटेरियल का तो काम करता ही है, ये आपका एज अ इंफॉर्मेशन स्टोरिंग मॉलिक्यूल तो काम करता ही है, लेकिन ये ज्यादातर मैसेंजर की तरह काम करता है। मैसेंजर मतलब आपको कभी भी किसी भी चीज का एक्सप्रेशन करवाना है, किसी भी जीन को एक्सप्रेस कराना है, तो आपको आरएनए की मदद लेनी होगी। क्योंकि हमारे जो कोड होते हैं ना, हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये आरएनए के कोड होते हैं, जिसके अंदर A U G C
नाम के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आपको डीएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो आरएनए के थ्रू ही करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। सेंट्रल डॉगमा बताया था ना आपको लास्ट स्लाइड के अंदर, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो आपको आरएनए बनाना ही बनाना पड़ेगा। इसको आप प्यार से क्या कहते हैं? इसको आप प्यार से कहते हैं एमआरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। अगर आप डीएनए से प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो एमआरएनए के थ्रू बनाएंगे, तो एमआरएनए बनाना पड़ेगा। ये और भी काम कर सकते हैं मैसेंजर के अलावा। फॉर एग्जांपल ये टीआरएनए का काम कर सकते हैं। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, और इनको एसआरएनए भी कहा जाता है, यानी इनको सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सॉल्युबल होते हैं, नेचर में लॉजिक है। ट्रांसफर आरएनए ये आपका ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन कैसे बनेगा? एक के बाद एक अमीनो एसिड आकर के जुड़ेंगे ना, तो उस एक एक अमीनो एसिड को पकड़ करके कौन लाता है? अडेप्टर का काम कौन करता है? टीआरएनए। तो टीआरएनए किसका काम करता है? टीआरएनए यहां पर अडेप्टर का काम करता है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा आरआरएनए भी यहां पर प्रेजेंट होता है। जब हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी उस टाइम पर मैंने आपको बताया था आरआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए क्या बनाएगा भाई? सीधी सी बात है, नाम में ही है राइबोसोमल आरएनए है, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर ही बनाता होगा। एकदम सही बात है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो एक आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है, एमआरएनए के तौर पर ये मैसेंजर का भी काम कर सकता है, टीआरएनए के तौर पर अडेप्टर का भी काम कर सकता है, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ कर भी ला सकता है। और अगर ये आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, तो ये आपका क्या काम कर सकता है? स्ट्रक्चरल काम कर सकता है, ये स्ट्रक्चर बना सकता है। और काफी सारे ऐसे आरएनए हैं जैसे कि 16S आरआरएनए जो सब यूनिट है बैक्टीरिया के अंदर, ये एंजाइम का भी काम कर सकती है। तो आरएनए इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना कम स्टेबल होता है कि एंजाइम का काम भी कर सकता है। और जब आरएनए एंजाइम का काम करने लग जाए तो इसे प्यार से कहा जाता है राइबोजाइम। ओके, राइबो का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जाइम का मतलब एंजाइम से आखिरी वर्ड ले लिया है जाइम। तो डीएनए और आरएनए में से ज्यादा स्टेबल कौन? डीएनए। कम स्टेबल कौन? आरएनए। डीएनए क्या काम करता है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का। आरएनए क्या काम करता है? जेनेटिक मटेरियल का, अडेप्टर का, स्ट्रक्चरल रोल, राइबोजाइम एज वेल एज मैसेंजर का। तो आरएनए आपका ज्यादा डाइवर्सिफाइड काम कर सकता है, क्योंकि जब इनिशियली दुनिया में कुछ नहीं था ना, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं था, उस टाइम पर आरएनए था। क्योंकि सेल बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे, बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं था। सेल को एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो सब कुछ इनिशियली खुद ही हैंडल कर ले। समझ लो आपने कोई नई कंपनी खोली है, तो आप इनिशियली कंपनी खोलते ही तो 10 बंदे हायर कर नहीं लोगे, पहले तो आप खुद पैसा बनाओगे, तब जाके सामने वाले को पैसा दोगे ना, तब जाके तनख्वाह पे बंदे रखोगे। तो अभी अगर आप अकेले हो तो आपने 1-2 लोग लगा लिए हैं और आप अकेले ही सारा काम करते हो। ऑफिस में सीईओ होने के बावजूद आप लोग झाड़ू पोछा भी खुद करते हो, पूजा भी खुद ही करते हो, अल्टीमेटली सफाई भी खुद करते हो, काम भी खुद करते हो। तो वहां पर इनिशियल फेज में यू आर एक्टिंग ऑन वैरायटी ऑफ थिंग्स। सिमिलरली आरएनए जब इनिशियल सेल बने थे तो हजारों काम करता था, इसीलिए आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। डीएनए पहले नहीं आया था, आरएनए पहले आया, क्योंकि आरएनए ज्यादा म्यूटेट कर सकता था, बहुत तेज तरीके से अपने आप को चेंज कर सकता था। तो इसने बहुत जल्दी म्यूटेशन शो करी, बहुत ज्यादा विकास किया, काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर गया, एंड उसके बाद हमें स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ी। अगर पहले डीएनए आ जाता जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो क्या आज हम यहां पर खड़े होते? द आंसर इज नो। डीएनए का म्यूटेशन रेट इतना कम है, डीएनए इतना ज्यादा स्टेबल है कि हम आज बन ही नहीं पाते जो आज हम हैं। बहुत करोड़ों लाखों साल लग जाती और हमें, लेकिन आरएनए बहुत फास्ट था, तो आरएनए ने हमें बहुत जल्दी इवॉल्व करा दिया। और उसके बाद जब हमें महसूस हुआ कि हाँ अब स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो आरएनए ने डीएनए बना लिया, अपने आप को कन्वर्ट कर लिया डीएनए में। कैसे कन्वर्ट किया उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डीएनए है क्या? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इस नाम को जो है ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। क्या हुआ डीएनए में? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड का मतलब है न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप इसे बोल सकते हैं। यानी काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े, और उसमें शुगर कौन सी लगी हुई है? डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर लगी हुई। तो जो आपका डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर होती है 5 कार्बन की, और जो आपका आरएनए है उसमें राइबोज नाम की शुगर होती है, तो इसलिए उसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोला गया।
तो डीएनए क्या है? इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे जिनमें डिऑक्सीराइबो शुगर है और ये जुड़ जुड़कर एक पॉलीमर बना लेंगे जिसका नाम डीएनए हो जाएगा। द लेंथ ऑफ डीएनए इज एक्चुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और द पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिसे आप बेस पेयर कहते हो प्रेजेंट इन इट। समझ लो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है मेरे दोस्त, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में समझ लो यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जहां पर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है एडेनिन, उसके बाद लगा हुआ है थायमीन, उसके बाद लगा हुआ है ग्वानिन, उसके बाद लगा हुआ है साइटोसिन, उसके बाद लगा हुआ है एडेनिन, उसके बाद लगा हुआ है थायमीन एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर सिर्फ 6 समझ लो न्यूक्लियोटाइड अटैच है तो क्या मैं कह सकता हूं इस डीएनए की लेंथ, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ क्या है? इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ है 6 नाइट्रोजनस बेसिस, 6 नाइट्रोजनस बेसिस, ये इसकी लेंथ है। लेकिन समझ लो मैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कंसीडरेशन में लेता हूं तो यहां पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रैंड का जो एडेनिन होगा यह दूसरे स्ट्रैंड के थायमीन के साथ ही एसोसिएटेड होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। यहां पर अगर साइटोसिन है तो यहां पर इसके सामने सिर्फ ग्वानिन ही होगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर मौजूद होंगे। अगर यहां पर ग्वानिन है तो इसके सामने वही बात है, साइटोसिन प्रेजेंट होगा, हमेशा अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर यहां पर आपका थायमीन है और यहां पर आपका एडेनिन है तो आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर बनेंगे। यहां पर अगर आपका साइटोसिन है, यहां पर अगर आपका ग्वानिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यानी अगर ये डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है यहां पर तो क्या मैं कह सकता हूं इस डीएनए की लेंथ है, इस पूरे डीएनए की लेंथ है 5 बेस पेयर। मेरे भाई अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया है ना, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो इसकी लेंथ में आप बेस पेयर गिनोगे, लेंथ तो डबल हो नहीं जाएगी। अब चाहे आप एक स्ट्रैंड को नाप लो चाहे उसके पैरेलली दूसरे स्ट्रैंड के नाप लो, लेंथ तो उतनी है, चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई है, लेंथ तो उतनी है, तो लेंथ ऑफ डीएनए आप कैसे बोलोगे? 5 बेस पेयर। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो नाइट्रोजनस बेसिस को काउंट कर लो या न्यूक्लियोटाइड को काउंट कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या था? सिंगल स्ट्रैंड में 6 नाइट्रोजनस बेसिस, जबकि अगर पेयर में है ये डबल स्ट्रैंडेड है तो 5 बेस पेयर आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। ये बात हो जाती है आपके डीएनए की लेंथ से रिलेटेड। और ये जो डीएनए की लेंथ है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनिज्म की, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप सारे सेल्स देखेंगे ना तो उनमें डीएनए की लेंथ, डीएनए के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस का नंबर, डीएनए के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का नंबर एकदम कांस्टेंट होता है। अगर मैं ह्यूमन का कोई भी सेल निकाल लूं, ह्यूमन का कोई भी सेल निकाल लूं तो मुझे उसके अंदर 6.6 into 10 raised to the power 9 बेसिस मिलेंगे, या मैं कह सकता हूं कि 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर मिलेंगे। एक ही बात है भाई, बेस पेयर तो जोड़ी में काउंट कर लिए और बेसिस बोलूंगा इंडिविजुअली काउंट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं तो सही बात है, अगर मैं बोलूं एक जोड़ी में 2 जूते हैं तो भी सही बात है। पेयर को क्या बोला जाता है? अगर आप पेयर को सिंगल में कन्वर्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ह्यूमन के अंदर जो हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट है ना, ये कितना है? 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर। याद कैसे करना है? 3.3 याद कर लो बस, 3.3 ओके, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना? 9 बना। 3.3 into 10 raised to the power 9 बेस पेयर, पेयर में काउंट किया है यहां पर, क्योंकि ह्यूमन का जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ई कोलाई का अगर आप देखोगे बैक्टीरिया का तो 4.6 into 10 raised to the power 6, तो 4.6, 6 को उठा करके यहां फेंक दो पावर में, into 10 raised to the power 6 बेस पेयर। बेस पेयर बोला है, पेयर तब बनेगा जब 2 स्ट्रैंड होंगे, तो ये भी आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, 2 स्ट्रैंड्स हैं। अगर आप बात करो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया, वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया। तो लैम्बडा बैक्टीरियोफेज के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं? 48,502। तो आपको क्या करना है? एंड का 502 याद करो, 502 में क्या है? 50 और 2, 50 - 2 = 48, राइट। तो देखो 502 याद करो, 502, 50 में से 2 माइनस करो, क्या बचा? 48। तो 48,502 किसमें है? आपके लैम्बडा बैक्टीरियोफेज के अंदर है, लैम्बडा फेज के अंदर।
और अगर आप बात करें यहां पर भी क्या है, बेस पेयर, यानी ये भी क्या होगा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। लेकिन अगर मैं साइ बैक्टीरियोफेज की बात करता हूं तो साइ बैक्टीरियोफेज के अंदर, साइ 174 नाम के बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 क्या है, न्यूक्लियोटाइड। 5386 न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड मतलब बेस पेयर नहीं बोला मैंने, न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजनस बेस यहां पे लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो कोई क्वेश्चन देकर के पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल स्ट्रैंडेड इन नेचर, साइ, लैम्डा, इकोलाई या ह्यूमन बीइंग, साइ मार्क कर देना, क्योंकि हर चीज के एंड में लिखा हुआ नाइट्रोजनस बेस पेयर, बेस पेयर, बेस पेयर। लेकिन यहां पर कोई पेयर नहीं है, यहां पर सीधा न्यूक्लियोटाइड लिख दिया गया है। तो जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ रहता है। थोड़ा सा हमें बेसिक ज्ञान होना चाहिए बस, कि हम इन चीजों को डिवाइड कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ चुके हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मैं क्या बोल सकता हूं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को प्यार से मैं क्या बोल सकता हूं, न्यूक्लिक एसिड बोल सकता हूं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मैं प्यार से न्यूक्लिक एसिड बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, यही बोलता आ रहा हूं मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड, मैंने आपको लिखवाया भी था, न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेगा। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड है, दो तरीके का हो सकता है। अगर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो डीएनए बना लेंगे, राइबोज न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं तो आरएनए बना लेंगे। और इस न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं दोस्त, यानी 3 चीजें मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड आगे बढ़ बढ़ के क्या बना लेता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेता है। तो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ न्यूक्लियोटाइड, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। हम अपने हाथों से इन सब चीजों का स्ट्रक्चर बना के देखेंगे बकायदा। तो मैं एक एम्प्टी स्लाइड यहां पर ले लेता हूं। इस स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर हमें बात करनी है न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड की। अब न्यूक्लियोटाइड जो है, इसमें 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली जो चीज होगी आपकी यहां पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपके नाइट्रोजनस बेस। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ा चुका हूं, बट यहां पर भी ये सिलेबस में अच्छे वेटेज में पूछी जाती है। ये है नाइट्रोजनस बेस। दूसरी चीज जो आपको यहां पर दी जाती है वो है शुगर, और इसे आप स्पेसिफिकली बोल सकते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब पेंट वर्ड आ रहा है, मतलब 5, यानी कि 5 कार्बन का शुगर। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे, थर्ड थिंग, it is going to be what, it is going to be the phosphoric acid or the phosphate molecule, phosphoric acid या फिर phosphate molecule। ठीक है, ये आपकी 3 वो चीजें हैं जो कि मिलकर के क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट हुआ, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद उसके साथ एसोसिएट होगी एक पेंटोज शुगर, और उसके बाद एसोसिएटेड होंगे उसके साथ फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। तो नाउ नाइट्रोजनस बेस जो है, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस मतलब ऐसे आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब साइक्लिक है नेचर में, यहां पर बेंजीन जैसे रिंग प्रेजेंट है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक इन्हें बोला गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जहां पर आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ प्रेजेंट हो। तो नाइट्रोजनस बेस है तो यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ना। तो यहां पर हेट्रोसाइक्लिक इन्हें इसलिए बोला क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और ये नाइट्रोजनस बेस 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जिसे आप कहते हैं प्यूरिन, और दूसरी कैटेगरी जिसको आप कहते हैं पिरिमिडिन, जिसे आप कहते हैं पिरिमिडिन। यहां पर अगर आप प्यूरिन को देखें तो प्यूरिन कैसा होता है, प्यूरिन आपका 9 मेंबर्स का होता है, 9 मेंबर की रिंग यहां पर प्रेजेंट होती है। एंड पिरिमिडिन को अगर आप देखें तो ये सिर्फ 6 मेंबर का होता है, सिर्फ 6 मेंबर की बेंजीन लाइक रिंग यहां पर प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली उसमें कुछ जगह पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो प्यूरिन कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। ये 6 मेंबर की रिंग थी, और ये 6 मेंबर की रिंग फ्यूज हो गई है एक 5 मेंबर की रिंग के साथ। ये जो 5 मेंबर की रिंग है, इसे प्यार से क्या बोला, इमीडाजोल रिंग बोला, इमीडाजोल। और ये जो सिंपल 6 मेंबर की रिंग है ना, इसको क्या बोला, ये जो सिंपल 6 मेंबर की रिंग है, इसको प्यार से क्या बोला गया, इसको आप लोग पिरिमिडीन ही बोलते हैं। तो इसको पिरिमिडीन ही बोल दिया गया।
क्योंकि सेम यही वाली रिंग है ना पिरिमिडीन, इसको पिरिमिडीन बोल दिया गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पर लगा हुआ रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे एक प्यूरीन के अंदर यानी इन 9 मेंबर की रिंग के अंदर, 9 मेंबर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यार यहां पर आपका फर्स्ट मेंबर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब ये दोनों तो कॉमन हो गई ना पोजीशंस दोनों रिंग्स के अंदर, तो सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 9 पोजीशन हुई। 6 + 5 = 11, लेकिन 2 पोजीशन कॉमन है तो एक ही बार काउंट होंगी ना, तो 2 पोजीशन माइनस कर दो, 9 मेंबर की रिंग आपकी हो जाएगी। एंड यहां पर आपका 6 साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, 6 मेंबर की आपकी रिंग बन गई। अब यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त तो आपको देखने को मिलेंगे नाइट्रोजन्स किन पोजीशन पर, 5 को छोड़ के, 5 को छोड़ के हर ऑड नंबर पे, 5 को छोड़ के हर ऑड नंबर पे नाइट्रोजन मिलता है। जैसे जैसे आपका ये फर्स्ट नंबर का जो पोजीशन है इस पे नाइट्रोजन मिलेगा, फिर सेकंड पे नहीं मिला, फिर थर्ड पोजीशन पर मिलेगा, फिर फोर्थ पे नहीं मिला, फिफ्थ पे नहीं मिला, क्योंकि फिफ्थ को छोड़ दिया है ना हमने, फिफ्थ को छोड़ के अब यहां पर देखो फिफ्थ पे नहीं मिला, देखो 1 पे मिल गया, 2 पे नहीं मिला, 3 पे मिल गया, 4 पे नहीं मिला, 5 पे नहीं मिला, 6 पे नहीं मिला, यहां पर 7 है इसके ऊपर मिलेगा, 8 पे नहीं मिला, 9 पे मिलेगा। यानी 5 को छोड़ के बचे हुए सारे ऑड नंबर्स के ऊपर आपका नाइट्रोजन मिला। तो एक प्यूरीन जो है 9 मेंबर का, इसमें 5 को छोड़ के ऑड नंबर कितने हैं, 1 3 7 9, तो इसमें 1 3 7 9 पोजीशन पर नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन किन किन पोजीशन पर है, 1 3 7 9। दूसरे केस में देखो 5 को छोड़ के हर ऑड नंबर पे नाइट्रोजन लगा दो, तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन मिला, बिल्कुल मिला, सेकंड पे नहीं मिला, थर्ड पे मिला, फोर्थ पे नहीं मिला, फिफ्थ पे हम काउंट नहीं करते, सिक्स्थ के बाद कोई ऑड नंबर है नहीं, तो यहां पर सिर्फ 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, आपका फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। ये बात समझ में आई? यानी अगर आप प्यूरीन की बात कर रहे हो जो कि 9 मेंबर का है, वहां पर क्या होंगे, 4 नाइट्रोजन्स प्रेजेंट होंगे 1 3 7 9 पोजीशन पर। लेकिन दूसरा जो केस है पिरिमिडीन का, वहां पर 5 पोजीशन पे तो नाइट्रोजन होता नहीं है, 7 और 9 पोजीशंस ही नहीं है, तो अल्टीमेटली कहां नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, आपका फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। इस प्रकार के सारे प्यूरीन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और इस प्रकार के सारे पिरिमिडीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूरीन्स के एग्जांपल क्या है, प्यूरीन्स के एग्जांपल है आलू गोभी यानी ए और जी, यानी एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन के एग्जांपल क्या है, कट कर दो भाई, आलू गोभी आ गई तो कट कर दो, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये आपके क्या है, पिरिमिडीन के एग्जांपल्स। तो कट कर दो आलू गोभी, सिंपल से ट्रिक है, कट का मतलब आपके साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो कि पिरिमिडीन के एग्जांपल्स हैं, एंड आपके एडेनिन एंड ग्वानिन जो कि प्यूरीन के एग्जांपल्स हैं। अब आपको ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनकी लिंकिंग करानी होती है शुगर के साथ, ओके, इनकी लिंकिंग आपको करानी होती है शुगर के साथ। तो शुगर से कौन सी पोजीशन जुड़ेगी, या तो फर्स्ट या नाइन्थ, यह हमेशा याद रखना। तो प्यूरीन में तो नाइन्थ पोजीशन होती, मतलब पिरिमिडीन में तो नाइन्थ पोजीशन होती नहीं है, तो ये वाली फर्स्ट पोजीशन जुड़ेगी आपकी, बॉन्ड बनाएगी शुगर के साथ। और प्यूरीन में नाइन्थ पोजीशन होती है सिर्फ, तो ये वाली बॉन्ड बनाएगी शुगर के साथ। यानी सिंपल सी बात है भाई, जिसमें नाइन्थ पोजीशन है उसमें नाइन्थ पोजीशन बना लेगी बॉन्ड शुगर के साथ, जिसमें नाइन्थ पोजीशन नहीं है उसमें एकदम फर्स्ट पोजीशन बना लेगी बॉन्ड शुगर के साथ। तो ये नाइट्रोजनस बेस अब शुगर से जुड़ जाता है। और शुगर कितने टाइप के हैं हमारे पास, शुगर भी हमारे पास 2 टाइप के हैं। उसी बेसिस पे हम डीएनए और आरएनए को तैयार करते हैं। या तो शुगर हो सकता है हमारा राइबोस, या तो शुगर हो सकता है राइबोस। राइबोस कैसा दिखाई देगा, यहां पर हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। राइबोस कैसा दिखाई देगा, यहां पर देखो ये पहला कार्बन है, यहां पर CHOH लगा रहेगा, ये दूसरा कार्बन है, यहां पर CHOH लगा रहेगा, ये तीसरा कार्बन है, यहां पर CHOH लगा रहेगा, ये चौथा कार्बन है, यहां पर H लगा रहेगा, और ऊपर आपका 5वां कार्बन है CH2OH यहां पर लगा रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। राइबोज के जो कार्बन्स है इनको आप क्या बोलते हो, प्राइम कार्बन्स बोलते हो। यानी इसको आप बोलोगे 1 प्राइम, इसको आप बोलोगे 2 प्राइम, इसको आप बोलोगे 3 प्राइम, इसको आप बोलोगे 4 प्राइम, इसको आप बोलोगे 5 प्राइम। क्यों सर इसको प्राइम क्यों बोला, इसमें ऐसा क्या खास है,
क्योंकि मेरे भाई नाइट्रोजनस बेस आपके सबसे पहले आते हैं, उसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स का उपयोग कर लिया है। अब आपको अगर कोई बोले भाई 9th पोजीशन पर क्या होता है, यस 3rd पोजीशन पर क्या होता है, तो 3rd पोजीशन तो आपकी शुगर में भी प्रेजेंट है और प्यूरिन पिरिमिडीन में भी प्रेजेंट है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? अगर हमने प्राइम लगा दिया इसका मतलब हम शुगर की 3rd पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर हमने प्राइम नहीं लगाया, अगर हमने बोला है नॉर्मल 3rd पोजीशन, इसका मतलब हम लोग नाइट्रोजनस बेस की 3rd पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए शुगर को नाइट्रोजनस बेसिस से हमने प्राइम नाम की नोटेशन का इस्तेमाल किया। डन। अब ये जो राइबोज था मेरे दोस्त, इसमें अगर आप 2 प्राइम पोजीशन पर एलिमिनेट कर दें इस ऑक्सीजन को, अभी ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, अब इस ऑक्सीजन को अगर मैंने एलिमिनेट कर दिया, माइनस कर दिया मैंने ऑक्सीजन, किसी कारणवश ये ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है मेरे से, तो क्या बचेगा स्ट्रक्चर में? तो स्ट्रक्चर में बचेगा कुछ ऐसा, स्ट्रक्चर में बचेगा कुछ ऐसा। ये आपका फर्स्ट प्राइम कार्बन है HOH, ये आपका सेकंड प्राइम कार्बन है जिसपे HOH होना चाहिए था लेकिन HH बचा है सिर्फ, क्योंकि O तो मैंने डिलीट कर दिया। थर्ड प्राइम कार्बन पे HOH, फोर्थ प्राइम कार्बन पे H और ऊपर आपका CH2OH हो जाएगा। यानी है तो ये भी आपकी 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, लेकिन यहां पर OH की जगह H आ चुका है 2 प्राइम कार्बन पे। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है ऑक्सीजन को, डिलीट कर दिया है ऑक्सीजन को, डिलीट कर दिया है ऑक्सीजन को, डीऑक्सी वर्ड आ जाएगा। इसे मैं राइबोज की जगह क्या बोल दूंगा, डीऑक्सी राइबोज। और अगर तुम बहुत अच्छे से साइंटिफिक मैनर में इसे बुलाना चाहते हो तो तुम बुला सकते हो 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि 2 प्राइम पोजीशन से आपका ऑक्सीजन गायब होता है। यानी अगर ये नाइट्रोजनस बेस है, इनमें मैं शुगर लगा दूं राइबोज, तो वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। अगर मैं यहां पर लगा दूं डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए बनेगा या आरएनए, किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मेरे भाई कि शुगर कौन सी है और नाइट्रोजनस बेस भी कौन से है। अगर आप यहां पर बात करते हो डीएनए की, तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो कौन से होते हैं? सिंपल वाले होते हैं A, T, G और C। लेकिन आरएनए अगर आप देखोगे तो इसके कोड्स में कौन से होते हैं? A, U, G और C। तो आप क्या कह सकते हो? U इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। U सिर्फ और सिर्फ आरएनए में दिखता है। अगर आपको कहीं U दिख गया एक सीक्वेंस में और पूछा है डीएनए या आरएनए है, आंख बंद करके बता दो आरएनए। और T सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, T ओनली इन डीएनए। ये आपका सिर्फ और सिर्फ डीएनए, राइट? ये आपका सिर्फ और सिर्फ डीएनए में है। तो अगर मैं इस नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ देता हूं, अगर मैं इस नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ देता हूं, तो क्या बन जाता है? इन दोनों के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। और अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता हूं ना, अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता हूं, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा? तब जाकर ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड, तब जाकर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आगे चल के पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो आपको कंफ्यूज किया जाता है, एक क्वेश्चन हर बार टेस्ट सीरीज में पूछ करके कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन है, न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? तो न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड जब तक फॉस्फेट नहीं है बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, फॉस्फेट की जरूरत होती है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाना कंपलसरी है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। फटाफट यार झटपट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस की बात क्लियर हो गई। थोड़ा और डिटेल में इसको देखेंगे जब एक्चुअल टेक्स्ट में चलेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ी हवा में बातें कर रहे हैं, खुद से बना करके। किताब में क्या लिखा हुआ उसको भी पढ़ेंगे, एक आधा पॉइंट कुछ स्किप हुआ होगा तो वो रिप्लेनिश हो जाएगा, ओके, सप्लीमेंट हो जाएगा। पेंटोज शुगर आपकी किस किस टाइप की होती है ये हमने देख लिया। एंड आफ्टर दैट फॉस्फोरिक एसिड जुड़ करके न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट कर देता है न्यूक्लियोटाइड में, ये भी हमने देख लिया। तो यहां पर बात क्लियर हो जाती है कि एक न्यूक्लियोटाइड बना कैसे। अब देखते हैं इनकी बॉन्डिंग कैसी है। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर बॉन्डिंग, ये जुड़ेंगे कैसे। एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं। तो यहां पर बॉन्डिंग इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। बॉन्डिंग को तो मैं बोलता हूं कि भैया और इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब
अब बॉन्डिंग के अंदर समझ लो मेरे भाई, मैंने ले लिया है एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन ले लिया है, दोनों के अंदर बॉन्डिंग बना करके देख लेते हैं। तो एक आपका नाइट्रोजनस बेस है, यह आपका नाइट्रोजनस बेस है, मैंने इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस बनाया। यह आपकी 6 मेंबर की रिंग है, यह आपकी इसके साथ अटैच्ड इमिडाजोल यानी 5 मेंबर की रिंग है। अगर मैं यहां पर नंबरिंग करने चलूं तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी आपकी, नंबरिंग कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। कैसे करी मैंने ये, जो आपका प्यूरिन होता है ना उसमें 6th पोजीशन हमेशा टॉप पे आती है, ये याद कर लो। फिर आपकी 7 8 और ये 9, मैंने बताया था भाई नाइट्रोजन कहां कहां पर है। नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पर होएगा, नाइट्रोजन होगा आपका फर्स्ट पोजीशन पे, आपका थर्ड पोजीशन पे, 5th पे हो नहीं सकता और नंबर में 7th पे हो जाएगा और 9th पे हो जाएगा। ये बात करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने बताया था शुगर के साथ बॉन्डिंग करेगा या तो फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन या 9th पोजीशन वाला। अब सिंस आपके प्यूरिन के अंदर ही 9th प्रेजेंट है तो इसमें तो 9th वाला ही करेगा। पिरिमिडिन के अंदर बेचारे के पास 9th है नहीं तो उसमें फर्स्ट वाला करेगा। तो एक यहां पर क्या कर लेते हैं, एक यहां पर पिरिमिडिन भी बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, यहां पर पिरिमिडिन बना लेते हैं। पिरिमिडिन में खास बात क्या है, पिरिमिडिन में फर्स्ट पोजीशन बाइंड करती है शुगर के साथ, तो पिरिमिडिन में फर्स्ट पोजीशन हमेशा सबसे नीचे प्रेजेंट रहती है। तो इसमें कैसे करोगे कैलकुलेशन या काउंटिंग, इसमें इसी टाइप से करोगे कि 1 सबसे नीचे रहे। ओके 1 सबसे नीचे रहना चाहिए, उसके बाद तुम ऐसे बढ़ते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो 1 सबसे नीचे है, तो यहां पे अगर तुम नाइट्रोजन की पोजीशंस देखना चाहोगे तो फर्स्ट पोजीशन पर आपका नाइट्रोजन आया और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन आया, 5th पोजीशन पर नाइट्रोजन होता नहीं है, 7th और 9th पोजीशन यहां पे है ही नहीं, तो कोई झमेला नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे शुगर बाइंड करवानी है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो 9th पोजीशन थी यहां पर शुगर मैं बाइंड करा दूं। ओके यहां पर शुगर मैं बाइंड करा दूं, शुगर बाइंड होगी, बिल्कुल होगी। शुगर का C1 प्राइम यहां पर बाइंड हो जाता है, यानी फर्स्ट कार्बन यहां पर बाइंड हो जाता है। थोड़ा और लंबा मैं इस बॉन्ड को बना लेता हूं सो दैट हम लोग शुगर अच्छे तरीके से नोट कर पाए। अब यहां पर शुगर जो थी पेंटोज, उसका फर्स्ट कार्बन यहां पर बाइंड कर चुका है C1 प्राइम। ओके बाकी सारी पोजीशंस आपको अभी दिख जाएंगी। ये आपके शुगर का बचा हुआ स्ट्रक्चर है। ओके तो ये C1 प्राइम है, ये आपका C2 प्राइम है, C3 प्राइम, C4 प्राइम एंड इसके ऊपर लगा हुआ है CH2OH यानी आपका C5 प्राइम। ये आपकी 5th कार्बन की पोजीशन, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपका शुगर हो गया। तो ये शुगर भी यहां पर अटैच है। अब अगर मैंने नाइट्रोजनस बेस के ऊपर अटैच कर दिया है शुगर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। अगर यहां पर ये शुगर है जिसमें मैंने H लगा दिया है, तो ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैंने इस पे O लगा दिया है, यानी अगर ये राइबोज शुगर है, तो क्या हो जाएगा, राइबो न्यूक्लियोसाइड। बात समझ में आई, डिपेंडिंग अपॉन शुगर नॉमेनक्लेचर आपका हो जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर शुगर की बॉन्डिंग हो रही है, शुगर की बॉन्डिंग हो रही है नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो ये शुगर की बॉन्डिंग जो है इसको मैं क्या कह सकता हूं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकता हूं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइको का मतलब ये होता है शुगर, तो शुगर अगर बॉन्ड बना रहा है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और शुगर बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, इस 9th पोजीशन वाले नाइट्रोजन के साथ, तो इसे मैं बोलता हूं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो तरीके के हो सकते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बन रहा है तो O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अगर नाइट्रोजन के साथ बन रहा है तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो चीज नजर आ रही है, जाहिर सी बात है 9th पोजीशन से बॉन्डिंग होती है तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे आप बोलेंगे। और एक बार N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, शुगर अगर नाइट्रोजनस बेस से अटैच हो गया, तो इसे आप क्या बोल देंगे, पूरे मॉलिक्यूल को न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के बाद हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज फॉस्फेट, वो यहां पर आ जाता है और यहां पर H हटेगा और ये जो 5 प्राइम पोजीशन है यहां पर क्या लग जाएगा, यहां पर आपका फॉस्फेट लग जाएगा, आपका फॉस्फेट लग जाएगा। अब यहां पर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास कौन कौन आ चुका है, हमारे पास आ चुका है ये नाइट्रोजनस बेस, हमारे पास आ चुकी है ये पेंटोज शुगर, और हमारे पास आ चुका है ये फॉस्फेट। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे पास आ चुकी हैं और बकायदा बॉन्डिंग से जुड़ चुकी हैं। क्या बोला जाएगा इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को, एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल बोला जाएगा।
राइट, इसे आप न्यूक्लियोटाइड बोलोगे। या इसे आप क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड। सर आप तो चीटिंग कर रहे हो, इसे न्यूक्लियोसाइड क्यों बोलेंगे, फॉस्फेट भी है तो पूरा सुन लो, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट यहां पर अटैच है। अगर मैं यहां पर कह देता हूं कि मैंने एक और फॉस्फेट लगा दिया, 3 फॉस्फेट लग सकते हैं मैक्सिमम, अगर मैंने यहां पर एक और फॉस्फेट लगा दिया है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। अगर मैंने यहां पर तीसरा फॉस्फेट लगा दिया है तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दिस इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइट। जैसे आपका एटीपी होता है ना, तो एटीपी को आप क्या बोलते हो, एटीपी को आप बोलते हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन क्या है यहां पर, एडिनोसिन है आपका न्यूक्लियोसाइड, नाम से ही साबित है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, और ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 इसके ऊपर फॉस्फेट लगा दिए, तो आपका क्या बन गया, एटीपी बन गया। तो एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट है ना, तो एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आई बात, तो समझ लो ये आपका ऊपर प्यूरिन तो है ही, समझ लो ये एडेनिन है। अगर ये एडेनिन है तो इसके ऊपर जब शुगर लगी तो इसे क्या बोल दिया, एडेनिन के ऊपर शुगर लगी, न्यूक्लियोसाइड बन गया, तो न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडिनोसिन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो एडिनोसिन इसकी न्यूक्लियोसाइड का नाम है। और अगर आपने फॉस्फेट लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट, या फिर जितने फॉस्फेट है उस बेसिस पे आप इसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बुला सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपने 1, 2 या 3 फॉस्फेट लगाए हैं रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली अब मैं यहां पर मेरे पास पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन के ऊपर भी मैं ऐसी बॉन्डिंग करवा सकता हूं, ये मेरे 5 कार्बन का शुगर है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गई, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गई, और यहां पर जो CH2OH था इसके ऊपर मैं फॉस्फेट लगा दूंगा। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना फॉस्फेट के साथ, इसे पता है क्या बोला जाता है, इसे कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट को कनेक्ट कर रहा है ये शुगर से, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इसे कहा जाता है। एस्टर बॉन्ड क्या होता है, या फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड इसे कहा जाता है। मोनोएस्टर मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये शुगर और फॉस्फेट को कनेक्ट करता है। काफी बार क्या होता है, एक जो फॉस्फेट है ना आपका, एक न्यूक्लियोटाइड का, ये अगले न्यूक्लियोटाइड के बीच में ब्रिज बनाएगा, तो वहां जो बॉन्ड बनता है इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहा जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दिस इज फॉस्फोएस्टर, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्डिंग हो रही है। अगर ये बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा होता, तो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, तो डाई वर्ड का इस्तेमाल होता है, डाइएस्टर इसे बोला जाता है। तो दिस इज हाउ योर न्यूक्लियोटाइड इज बीइंग फॉर्म्ड। हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देख लिया कि नाइट्रोजनस बेसिस किस टाइप के होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन हो सकते हैं, प्यूरिन मतलब एडेनिन ग्वानिन, पिरिमिडीन मतलब साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। शुगर कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के, राइबोज डिऑक्सीराइबोज, और उसके ऊपर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लग सकता है, तब जाके आपका क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड जनरेट होगा। अब देखो नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरिन और पिरिमिडीन हो सकते हैं। अब प्यूरिन जो है ये आलू गोभी है यानी ए और जी, और पिरिमिडीन आपका कट है यानी कि सी, यू और टी। यूरेसिल हमें पता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली इन आरएनए, जबकि टी हमें पता है सिर्फ और सिर्फ ओनली इन डीएनए होता है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर भी 4 ही नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और आरएनए के अंदर भी 4, लेकिन वो चारों डिफरेंट होंगे। डीएनए के अंदर जो 4 है ये है आपके ए, टी, जी और सी, और आरएनए के अंदर जो 4 है ये हो जाएंगे आपके ए, यू, जी और सी। तो इसके अंदर सिर्फ टी है, इसके अंदर सिर्फ यू है, दैट इज द डिफरेंस। तो सिर्फ टी और यू को देखकर आप बता सकते हो कि कोई चीज डीएनए है या आरएनए है। अब देखो यहां पर आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं प्यूरिन्स के एंड पिरिमिडिन्स के। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो है आपके ये प्यूरिन्स है, 9 मेंबर के दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और ये आपके कट जो है ये आपके पिरिमिडिन्स है। तो यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे, यानी फर्स्ट पोजीशन यहां पर सबसे नीचे होती है क्योंकि इसको शुगर के साथ बॉन्डिंग करनी है, जबकि आपके प्यूरिन में 9th पोजीशन सबसे अलग प्रेजेंट होती है, सबसे नीचे की साइड, क्योंकि ये बॉन्डिंग करती है। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, आपके पहली पोजीशन पर नाइट्रोजन, दूसरी खाली, तीसरी पे नाइट्रोजन, फिर बाकी सारी खाली, क्योंकि 7th और 9th पोजीशन यहां पर है नहीं। सिमिलरली फर्स्ट पे नाइट्रोजन, थर्ड पे नाइट्रोजन, फर्स्ट पे नाइट्रोजन, थर्ड पे नाइट्रोजन। 6 मेंबर की ओवरऑल रिंग है जिसको आपने क्या बोल दिया है, पिरिमिडीन बोल दिया है।
अब इस पिरिमिडीन के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स लगे रहते हैं, जैसे कि यहां पर सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ओके, फोर्थ पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडीन, कि फोर्थ पोजीशन पर भाई अमीनो है, 2 पोजीशन पर ऑक्सी है, और इसको पिरिमिडीन तो आप बोलोगे ही, रिंग का नाम ही पिरिमिडीन है। सिमिलरली यहां पर फोर्थ पोजीशन पर भी ऑक्सी है, सेकंड पोजीशन पर भी ऑक्सी है, क्या बोलोगे 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडीन। यहां पर क्या है, सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी, थर्ड छोड़ के फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सी, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल, तो क्या बोलोगे 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन। याद नहीं करना है, ये सब एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं। यहां पे एडेनिन जो है सिक्स्थ पोजीशन पर क्या प्रेजेंट रहता है, अमीनो बोला जाता है, NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सिक्स्थ पोजीशन पर अमीनो, और पूरी रिंग का नाम है प्यूरीन, कंप्लीट 9 मेंबर को प्यूरीन बोला, नाम हो जाएगा 6 अमीनो प्यूरीन, किसका, एडेनिन का। ग्वानिन को क्या बोला 6 ऑक्सी, एंड यहां पर आपका फर्स्ट पोजीशन यहां पर अगर आप देखो तो ऊपर यहां प्रेजेंट होती है, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ कॉमन होती है, ऊपर की साइड 6 प्रेजेंट होती है इसमें। तो आपकी जो पिरिमिडीन है इसमें लोएस्ट नंबर पे N1 होगा, और प्यूरीन में सबसे ऊपर आपका 6th प्रेजेंट होता है, और 9th नीचे होती है। तो यहां पर आप अगर देखोगे तो 6th पोजीशन पर ऑक्सी है, एंड यहां पर सेकंड पोजीशन पर अमीन है, तो यहां पर 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन, जो कि ग्वानिन कहलाता है। ये इनका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। सिंपल, बस आपको ये याद रखना है कि इनके अंदर नंबरिंग कैसे होती है। देखो, अगर समझ लो आपको दे दिया गया एक पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा, ओके, इसके नीचे बना दो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे, फिर थर्ड पे बना दो, और बची हुई आपकी पोजीशंस खाली हो जाएंगी, यानी सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ खाली हो जाएंगे। तो यहां पे आप ऐसे कर सकते हो नंबरिंग। अगर आप इस चेन को इन्वर्ट करके दिखाना चाहते हो तो आप उल्टी भी नंबरिंग कर सकते हो, राइट, ऐसे भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। ये डिपेंड करता है आपने कैसे रिंग को दिखाया है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगी। कहने का ये मतलब है कि नीचे सबसे क्या प्रेजेंट रहेगा, सबसे नीचे आपका N1 प्रेजेंट रहेगा, ये बात बस आपको जाननी है। और अगर आप प्यूरीन की बात करते हो तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, सबसे ऊपर 6th प्रेजेंट रहेगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे 9th नाइट्रोजन है, तो ये अगर 9th है मेरे भाई, तो सीधी सी बात है ये वाला 8th पोजीशन होगी, ये वाली 7th पोजीशन होगी। फ्यूजन किस किस के बीच में होता है, 4th और 5th पोजीशन के बीच में, ये आपकी 4th और 5th पोजीशन होती है, तो 4th और 5th के बीच में फ्यूजन हो गया। सबसे टॉप पे कौन सी होती है, 6th पोजीशन। अगर यहाँ पे 4 5 6 आ रहा है तो यहां से स्टार्ट होगी ना, 1 2 3 4 5 6, तब जाके पूरी की पूरी रिंग तैयार होगी। समझ पा रहे हो, क्या याद रखना है, पिरिमिडीन के अंदर N1 सबसे नीचे, और प्यूरीन के अंदर N9 सबसे नीचे, और 6th पोजीशन सबसे ऊपर। ऑटोमेटिकली आप लोग खुद ही नॉमेनक्लेचर कर पाओगे बढ़िया तरीके से। ये है आपके नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो, यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए, क्योंकि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूरेसिल थायमीन इज प्रेजेंट। डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह थायमीन मिलता है, तो डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस क्या हुए, ATGC, जबकि आरएनए में हुए AUGC। तो थायमीन इज एब्सेंट इन आरएनए, अब AUGC है आरएनए में तो T नहीं है, लेकिन ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, और इंस्टेड ऑफ थायमीन यूरेसिल होता है आपके आरएनए के अंदर। ये बात हमें पहले से पता है। अब बात आई चारगाफ रूल की। चारगाफ साहब ने क्या कहा, इन ए डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ A इज इक्वल टू T एंड प्रोपोर्शन ऑफ G इज इक्वल टू C। हमेशा जो है आपकी A की क्वांटिटी T के बराबर होती है। मैं आपको चारगाफ रूल समझा देता हूं। चारगाफ साहब ने कहा कि आपका A हमेशा T के साथ बाइंड करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और C हमेशा G के साथ बाइंड करता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और ये परम प्रमाणित सत्य है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। यानी अगर मुझे डीएनए का एक स्ट्रैंड दिया हो तो मैं दूसरा स्ट्रैंड पता कर सकता हूं ऑटोमेटिकली, बिल्कुल कर सकता हूं, करके दिखाता हूं। ये देखो, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ओके, और ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का, एंटी पैरेलल होते हैं तो 5 प्राइम 3 प्राइम उल्टा प्रेजेंट है। अब देखो, यहां पे समझ लो मैंने एक सीक्वेंस लिया A T G C A T A T G C। अब A के सामने कौन प्रेजेंट रहेगा, हमेशा T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G, A के सामने T, T के सामने A, A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C, C के सामने G। कैसे किया,
क्योंकि ए और टी ही हमेशा बाइंड करते हैं और सी और जी ही हमेशा बाइंड करते हैं। तो जितने ए होंगे मेरे पास उतने टी होंगे, बिल्कुल होंगे, ये तो सत्य है ही। अब यहां पर ए और टी को तुम काउंट कर लो, ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है, ए 5 है, ए 6 है। अब टी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि जितने ए होंगे उतने ही तो टी होंगे, आमने सामने बाइंड करेंगे ना ये। सिमिलरली सी और जी को काउंट कर लो भाई, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर मैं बना लेता हूं। तो 3 ही मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके यहां पर, देखो बॉन्ड्स जी और सी, यानी 2C 2G हैं। यहां पर भी आपके 2C 2G हैं। एकदम ये बात प्रूफ हो गई ऊपर वाली कि आपका एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होगा और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। तो ये नई इक्वेशन दिख रही होगी ऊपर आपको, ए और जी जो है ये इक्वल होते हैं टू टी और सी। क्या ये बात करेक्ट है भाई? ए हमेशा टी के इक्वल होता है, जी हमेशा सी के इक्वल होता है, तो इनका सम भी तो इक्वल हो जाएगा ना, राइट? इनका सम भी तो इक्वल हो जाएगा। समझ लो जितना ए है उतना टी है, जितना ए है उतना टी है, फैक्ट है। ए है एक्स और जी है वाई। अब जितना ए है उतना ही टी, तो टी भी एक्स, और जितना जी है उतना सी, तो सी भी वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपल सी बात तो है, इक्वेशन है ना डायरेक्ट। तो ए प्लस जी आप कह सकते हो, आलू गोभी यानी प्यूरिन जो है वो टी प्लस जी पिरिमिडिन के इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि आमने सामने बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अब आप देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेस का तो स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये जुड़ी हुई होती है पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन की शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ये हमने बकायदा बना करके देखा है कि आपका यहां पर समझ लो एक प्यूरिन था, आपका यहां पर एक प्यूरिन अगर हमने बना लिया, ये 6 कार्बन है या बीच में नाइट्रोजन है, ये 9th पोजीशन है। इस 9th पोजीशन के साथ यहां पर शुगर बाइंड करती है, ये आपका स्ट्रक्चर था। तो ये जो बॉन्ड था इसको आप क्या कह रहे थे? इसको आप कह रहे थे ना एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे थे, जो शुगर और आपके नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट कर रहा था। तो नाइट्रोजनस बेस पे पेंटोज शुगर जुड़ी तो क्या बना? न्यूक्लियोसाइड बना। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बना है क्योंकि फॉस्फेट नहीं आया है। अब इनके नाम क्या हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स के? जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप बोलते हो, एडिनोसिन क्या था उसमें? न्यूक्लियोसाइड था। तो इसके एंड में क्या आता है? आईएनई आता है। आईएनई इज सफिक्स, आईएनई सफिक्स है। एडेनिन का क्या हो गया? एडिनोसिन। ग्वानिन का क्या हो गया? ग्वानोसिन। साइटोसिन का क्या हो गया? साइटिडीन। यूरेसिल का क्या हो गया? यूरेडीन। एंड थाइमिन का क्या हो गया? थाइमिडीन। और अगर शुगर आपकी डीऑक्सीराइबोज थी तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन, एंड में इन आता है। ये आपकी किसकी बात हो रही है? न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है। अब न्यूक्लियोसाइड के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूं? फर्दर न्यूक्लियोसाइड के ऊपर मैं लगा सकता हूं फॉस्फेट। लेकिन सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनाना सीख लेते हैं एक और बार। हाँ, एक और बार सीख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर इस बार पिरिमिडीन को ले लेते हैं अकाउंट में। पिरिमिडीन के सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होता है? N1 प्रेजेंट होता है, तो इट इज N1, राइट? N1 को मैं बॉन्ड कर देता हूं किसके साथ? मेरी शुगर के साथ। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है किस कार्बन पे हो रही है? शुगर के। ये शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन पे हो रही है। तो ये शुगर का 1 प्राइम कार्बन है और ये नाइट्रोजन का फर्स्ट कार्बन है। इनके बीच में क्या बना? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अगर आपकी शुगर OH है यानी राइबोज है, तो ये क्या हो जाएगा? राइबोज न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, नाम जो भी है इसका। समझ लो ये यूरेसिल है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अगर ये यूरेसिल है तो आपका क्या बन जाएगा? यूरिडीन बन जाएगा। ओके, और अगर यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सी यूरिडीन बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर 3 प्राइम कार्बन है, यहां पर आपका 4 प्राइम कार्बन है, एंड ऊपर क्या है आपका? CH2OH, जो कि आपका 5 प्राइम कार्बन हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि ये आपकी 3 प्राइम पोजीशन है, ये आपकी 2 प्राइम पोजीशन है, ये आपकी 4 प्राइम पोजीशन है, ये आपकी 5 प्राइम पोजीशन है, जो कि N1 के साथ कंबाइन कर रहा है ये शुगर। तो इसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। इसी प्रकार से आप अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस लगा सकते हैं। जैसे यहां पे एडिनोसिन बना, यहां पर एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ बाइंड कर रहा है,
ठीक है, यहां पर थाइमिडीन बन सकता है, यहां पर साइटिडीन बन सकता है, यहां पर ग्वेनोसिन बन सकता है, यहां पर यूरिडीन भी बन सकता है। अगर हम बात कर रहे होते हैं यूरेसिल की, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके न्यूक्लियोसाइड्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन फर्दर अगर आपको देखना है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, तो नाइट्रोजनस बेस के ऊपर शुगर लगने से न्यूक्लियोसाइड बन चुका था, इसके ऊपर अब आपको फॉस्फेट और ऐड कराना है, तब जाकर के आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और आपका न्यूक्लियोटाइड जब बनेगा तो वो बार बार जुड़ करके क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो दो न्यूक्लियोटाइड कैसे कनेक्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड आपने बना लिया, दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैंने आपको क्या बताया था, डाइएस्टर। जब एक आपका नाइट्रोजनस बेस जो शुगर से कांटेक्ट में आया था, जब उसने फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाया, इट वाज फॉस्फोएस्टर, क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर सब कुछ हो रहा था। लेकिन अगर ये अगले वाले के साथ बनाएगा बॉन्डिंग, अगर ये अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है तो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, तब जाकर के दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, पेंटा न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका बनता है। लेट्स टेक अ वेरी क्लियर कट एग्जांपल। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक पिरिमिडीन रख लिया। इस पिरिमिडीन के सबसे नीचे क्या है, N1 है। इस N1 के साथ मैंने क्या करा दिया, अपनी शुगर को बाइंड करा दिया। आपने शुगर को बाइंड करा दिया, 2 प्राइम पोजीशन है, ये 3 प्राइम पोजीशन है, ये 4 प्राइम पोजीशन है ये वाली। और यहां पर क्या है, आपका CH2OH था, ये CH2O है। इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, इसके ऊपर मैंने फॉस्फेट लगा दिया है, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोटाइड बन चुका है ना, इसके ऊपर मैंने फॉस्फेट लगा दिया है। तो ये वाली जो बॉन्ड थी, इसको मैंने क्या बोला, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको मैंने बोला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है मेरे बंधु, इसको मैंने क्या बोला, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि सेम न्यूक्लियोटाइड के अंदर सब कुछ हो रहा है, अभी दूसरे न्यूक्लियोटाइड की बात भी नहीं हुई है, तो ये फॉस्फोएस्टर होगा, एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर सारा खेल चल रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका पोजीशन है, दिस इज 3 प्राइम पोजीशन, राइट, दिस इज 3 प्राइम पोजीशन। अब ये 3 प्राइम पोजीशन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, H और OH प्रेजेंट रहता है, जाहिर सी बात है HOH प्रेजेंट रहता है। अगर ये वाला जो OH है, अगर इसका ऑक्सीजन फॉस्फेट के साथ कांटेक्ट बना लेता है, तब जो बॉन्ड बनेगा इसे आप बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर। कैसे, समझो, बहुत गौर से समझना है। यहां पर एक और क्या आया, यहां पर एक और आपका न्यूक्लियोटाइड आया, ये एक और आपका लेट्स से पिरिमिडीन है। ये पिरिमिडीन का N1 दोबारा किसी शुगर के साथ बाइंड हो गया, ये नीचे आपकी 2nd प्राइम पोजीशन, 3rd प्राइम पोजीशन, ये 4th प्राइम पोजीशन, यहां पर वही CH2OH, तो CH2O, और यहां पर दोबारा से फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वही आपका फॉस्फेट लगा हुआ है, वही फॉस्फेट लगा हुआ है। अब आपने यहां पर क्या देखा मेरे भाई, आपने यहां पर क्या देखा कि ये जो फॉस्फेट है, ये कौन से कार्बन पे है, ये 5 प्राइम कार्बन पे है, ये 5 प्राइम कार्बन के साथ एसोसिएटेड है ना। तो ये फॉस्फेट हमेशा किस एंड पे होता है, फॉस्फेट हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है। और ये वाला जो OH है, ये कौन से एंड पे है, 3 प्राइम एंड पे है। सिमिलरली यहां पर भी एक OH होगा इसके 3 प्राइम एंड पे, यहां पर एक OH होगा अगर ये राइबोज शुगर है तो 2 प्राइम एंड पे, एंड यहां पर 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ये फॉस्फेट कहां अटैक कर देता है, यहां अटैक कर देता है, इस OH के पास, और ये OH जो है इस फॉस्फेट के साथ कनेक्ट हो जाती है, ये OH इस फॉस्फेट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ये दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कर रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा आपका डाइएस्टर बॉन्ड, ये बनेगा अब आपका डाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये सच में दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कर रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड तो आपका ऊपर वाला है, ये वाला, और एक न्यूक्लियोटाइड है इसके नीचे वाला, तो अब ये दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट कर रहा है, तो ये डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। समझे, बना करके देख लेते हैं एक बार, जिससे आइडिया ही लग जाए। यहां पर अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो लेट्स से एक मैंने पिरिमिडीन लिया, इसके N1 के साथ मैंने बना दिया मेरी शुगर का बॉन्ड। अब शुगर की कौन सी पोजीशन फ्यूज है इसके साथ, C1 प्राइम, यह आपका C1 प्राइम, ठीक है। यह आपकी C2 है, यह आपकी C3 है, यह आपकी C4 है जहां पे डॉट बना रहा हूं, एंड ये आपकी C5 है जहां पर CH2OH लगा हुआ है। O की जगह यहां पर आप देखोगे H के साथ ना बाइंड करके क्या बाइंड करता है, फॉस्फेट बाइंड करता है, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो चुकी है, यहां पर फॉस्फेट आ चुका है, न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। तो यहां पर दिस इज द 5 प्राइम कार्बन,
एंड यहां पर ये आपका क्या है 3 प्राइम कार्बन था जिसके पास OH यहां पर प्रेजेंट है। अब ये जो OH है ना ये अपने H को त्याग देगा और ये H को त्याग चुका। अब ये जो O है इसने क्या किया, इसने फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग कर ली इस प्रकार से, इसने इस प्रकार से बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, तो ये जो CH2O और ये PO3 था ये यहां पर आ गया PO3 और CH2O सेम स्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके साथ क्या अटैच है, अब इस CH2 के साथ क्या अटैच था, इस CH2 के साथ अटैच था शुगर, बिल्कुल यहां पर शुगर अटैच कर दो, यहां पर शुगर अटैच कर दो। यहां पर नीचे वही आपकी 2 प्राइम और 3 प्राइम पोजीशन, ये आपकी 3 प्राइम पोजीशन, ये आपकी 2 प्राइम पोजीशन, ये आपकी 1 प्राइम पोजीशन जो कि कहां अटैच है, जो कि ऊपर जाकर किसी प्यूरिन या पिरिमिडिन के साथ अटैच है। समझ लो मैंने यहां पर प्यूरिन बनाया तो इसकी 9th मेंबर के साथ ये अटैच है, यहां पर ये अटैच हो जाए। डन। अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर बॉन्डिंग पकड़ो ठीक से। अब यहां पर अगर मैंने बॉन्डिंग पकड़ी मेरे भाई प्यार से, ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक। ये जो यहां पर मैंने बॉन्डिंग पकड़ी ये क्या है एन ग्लाइकोसिडिक, इसमें तो कोई लोचा है ही नहीं। यहां पर मैंने जो बॉन्डिंग देखी ये क्या थी आपकी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्डिंग कर रही है। ये यहां पर क्या है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर बॉन्डिंग कर रही है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है दो न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एक तो न्यूक्लियोटाइड 1 को जहां पर पिरिमिडीन है और न्यूक्लियोटाइड 2 को जहां पर प्यूरिन है। क्या इसे डायस्टर बोल पाओगे भाई? बिल्कुल बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल देंगे। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी प्रकार से जुड़ते जाते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम पे बॉन्ड्स। इसीलिए आप हमेशा कहते हो कि बॉन्डिंग की जो डायरेक्शन है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, ये बॉन्ड बनने की डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि जब तक 3 प्राइम पे हमारे पास ये OH नहीं रहेगा हम फॉस्फेट ऐड कहां पे करेंगे? तो हमें 3 प्राइम चाहिए, उसके नीचे हम फॉस्फेट लगा देते हैं दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, फिर उसका 3 प्राइम एक्सपोज हो जाता है, या यहां पे 3 प्राइम OH एक्सपोज है। अब इसके नीचे मैं न्यूक्लियोटाइड लगा दूंगा फॉस्फेट को हिला करके, तो ये सीक्वेंस चलता रहता है, 3 प्राइम OH से 5 प्राइम फॉस्फेट बाइंड करता रहता है। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड है ना इसका 5 प्राइम फॉस्फेट हमेशा फ्री रहता है। देखो ये किसी के साथ बाइंड नहीं कर रहा, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 5 प्राइम फॉस्फेट है ये फ्री है, बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें जो पहला पार्ट रहता है उसे मैं बोलता हूं 5 प्राइम एंड, क्यों? क्योंकि वहां पे फॉस्फेट फ्री है। और जो लास्ट पार्ट रहता है ये आपका लास्ट पार्ट है इस डाइन्यूक्लियोटाइड का, क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 3 प्राइम OH फ्री है? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये अगर डीएनए का स्ट्रैंड है उसमें 3 प्राइम OH फ्री है तो ये कहलाता है डीएनए का 3 प्राइम एंड। यानी कि यहां से मैंने डीएनए की शुरुआत की, इट वाज माय 5 प्राइम एंड जहां पे फॉस्फेट मिलेगा मुझे, यहां पर मैंने डीएनए को खत्म किया, इट वाज माय 3 प्राइम एंड जहां पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप या 3 प्राइम OH मिलता है मुझे फ्री। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि डीएनए की जो डायरेक्शन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो तुम्हारे परकच्चे उड़ा सकते हैं एग्जामिनेशन में, कि दिमाग की एकदम तारे खुल जाएंगी। डीएनए की डायरेक्शन क्या है गौर से देखो, सबसे एंड में क्या दिखाई दे रहा है 5 प्राइम OH 5 प्राइम PO4, 5 प्राइम पे फॉस्फेट दिखाई दे रहा है, और सबसे एंड में क्या दिखाई दे रहा है 3 प्राइम OH। यानी अगर मैं बोलूं कि डीएनए की डायरेक्शन क्या होगी, डीएनए की डायरेक्शन क्या होगी, डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम नहीं होगी क्या? सबसे पहले 5 प्राइम प्रेजेंट था, उसके 3 प्राइम पे नया फॉस्फेट लगा, फिर उसका OH एक्सपोज हुआ, उसके 3 प्राइम पे नया फॉस्फेट लगा, फिर उसका OH एक्सपोज हुआ और फॉस्फेट लगा। अल्टीमेटली 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप लोग चेन को ग्रो कर रहे हो। 5 प्राइम पहले भी सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड था और सबसे एंड में जो बचेगा वो हमेशा 3 प्राइम रहेगा, तो ये बात एकदम सही है। लेकिन जब आप बॉन्डिंग की बात करते हो कि बॉन्डिंग की डायरेक्शन क्या है, बॉन्डिंग की डायरेक्शन क्या है, तो बॉन्डिंग की डायरेक्शन क्या है भाई 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अभी बना के देखा है हमने बॉन्ड, जब तक ये 3 प्राइम नहीं है इसके ऊपर 5 प्राइम फॉस्फेट आके लग ही नहीं सकता। तो बॉन्डिंग की डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन डीएनए कैसे सिंथेसाइज हो रहा है, ये वाला एंड 5 प्राइम कहलाता है और ये वाला एंड जो है 3 प्राइम कहलाता है। बात समझ में आई? ये दो लाइंस बताने के लिए इतना झमेला हमने किया है, इतना झमेला हमने सिर्फ 2 लाइन से समझाने के लिए किया है मेरे दोस्त।
बहुत बढ़िया लेक्चर हो गया, मजा आ गया मेरे को तो ना स्ट्रक्चर वक्चर बना के, क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल बायोकेमिस्ट, तो आई जस्ट लव मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर। तो मेरे को बड़ा मजा आनंद आ गया भाई आज। चलो, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। देखो यार, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा रखा है, सेंटर पे आपकी शुगर है पेंटोज शुगर, और यहाँ पर ऊपर क्या है, यहाँ पर इसके साथ लगा दिया फॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन जो है या डीऑक्सी एडिनोसिन, इसके ऊपर फॉस्फेट लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इनका अगर आप नाम रखना चाहो तो इनके एंड में आप लोग एट भी लगा सकते हो, या फिर एक एसिड भी लगा सकते हो, एक एसिड। क्योंकि एक एसिड क्यों लगा सकते हो? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के ऊपर क्या लगा है? फॉस्फोरिक एसिड लग चुका है ना। अब फॉस्फोरिक एसिड लग चुका है, तो एक एसिड वर्ड वहां से आता है। एक एसिड लगा दो मतलब जैसे कि आपका एडेनिन है, उसका अगर कोई बनता है न्यूक्लियोटाइड तो उसका नाम क्या होगा? एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन का बन गया है तो ग्वाइनाइलेट या ग्वाइनाइलिक एसिड। साइटोसिन का बन गया है तो साइटिडाइलेट या साइटिडाइलिक एसिड। यूरासिल का यूरिडाइलेट, यूरिडाइलिक एसिड। थाइमिन का थाइमिडाइलेट, थाइमिडाइलिक एसिड। तो अगर आपको कोई बोले कि एक नाम दे दिया है मैंने, बताओ ये न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड है, अगर नाम दे दिया थाइमोसिन, राइट, थाइमिडीन, अपॉलॉजीज, ओके, थाइमिडीन दे दिया, इन आ रहा है एंड में, या बोल दिया एडिनोसिन, इन आ रहा है एंड में, या फिर अगर बोल दिया साइटिडीन, इन आ रहा है एंड में, तो आपका न्यूक्लियोसाइड है। अगर एट या एक एसिड आ रहा है, एडिनाइलेट, थाइमिडाइलेट, यूरिडाइलेट, ग्वाइनाइलेट, तो आपका क्या हो गया? आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड। और एट और एक एसिड हमेशा साथ में ही रहते हैं। जैसे कि मैलेट को मैलिक एसिड बोल दिया जाता है, एस्पार्टेट को एस्पार्टिक एसिड। आप अगर देखो ग्वाइनाइलेट को ग्वाइनाइलिक एसिड, पायरुवेट को पायरुविक एसिड, सिट्रेट को सिट्रिक एसिड। तो यहां पर भी आप अगर कोई भी एग्जांपल लोगे, उसके एंड में चाहे तो एट लगा दो, चाहे एक एसिड लगा दो, आपकी मर्जी। कोई दोनों चीजों को ही गलत नहीं ठहराएगा, दोनों ही बातें एकदम करेक्ट है। तो इनका नाम क्या क्या हो जाएगा, ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? तो नाम भी मैं यहां पर लिखवा देता हूं वैसे। थाइमिडाइलेट या थाइमिडाइलिक एसिड, और सिमिलरली आपका यूरिडाइलेट या यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलेट, साइटिडाइलिक एसिड, और आपका एडिनाइलेट या एडिनाइलिक एसिड, या ग्वाइनाइलेट, ग्वाइनाइलेट या ग्वाइनाइलिक एसिड। ये हो जाएंगे आपके नाम किनके? ये हो जाएंगे नाम आपके न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोसाइड के हमने देख लिए थे, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, वो आपके क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। तो आज के बाद आपको कोई नाम भी दे दे, बता दोगे न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है या नाइट्रोजनस बेस है, बिल्कुल बता देना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। एज अ बायोलॉजिस्ट यू मस्ट नो ऑल दीज फैक्ट्स, राइट? अब बात करते हैं भैया डीएनए की। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नाम में क्या है? डीऑक्सीराइबोज, यानी डीऑक्सीराइबोज तो शुगर है, ये बात कंफर्म है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड्स काफी सारे मिलजुल के बने, यानी ऐसे न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर जिसमें डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर है। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन से होंगे? ए, टी, जी और सी, क्योंकि यूरेसिल तो प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल तो आरएनए में होता है। तो डीएनए की आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले किन्होंने करी थी? फ्रेडरिक मिशर साहब ने की थी, और इन्होंने 1869 में इसे न्यूक्लिन नाम दिया था। क्यों दिया था न्यूक्लिन नाम इसे? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था। अब जाहिर सी बात है भाई, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। तो डीएनए को सबसे पहले न्यूक्लिन नाम दिया गया क्योंकि न्यूक्लियस में पाया गया था। लेकिन इसके बाद अल्टमान साहब आए, एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान, और अल्टमान साहब ने देखा कि ये जो कंपाउंड है ना यार, ये तो एसिडिक है नेचर में, और एसिडिक किसकी वजह से है? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। तो सिंस ये कंपाउंड एसिडिक था, इसका नाम न्यूक्लिन ना होकर के क्या रख दिया उसने? न्यूक्लिक एसिड कर दिया। तो न्यूक्लिक एसिड नाम किन्होंने दिया? अल्टमान साहब ने, जबकि न्यूक्लिन नाम किसने दिया? फ्रेडरिक मिशर साहब। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। जो आप ऐसे ऐसे बनाते हो ना, फिल्मों में भी आप लोग देखते होंगे, ये जो मॉडल है डीएनए का, इसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोला जाता है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की। इसमें दो हेलिक्स हैं हिसाब जैसी आपस में लिपटी हुई होती हैं। ये मॉडल
वॉटसन एंड क्रिक साहब ने दिया था 1953 में, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पर वॉटसन और क्रिक साहब ने इस डीएनए के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट किया था। विल्किंस और फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट भी इनके साथ थे। तो रोजालिन फ्रैंकलिन जो मैम थी, उनकी डेथ हो गई थी नोबेल प्राइज सेरेमनी से पहले ही। और नोबेल प्राइजेस कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं दिए जाते, पॉस्ट्यूमसली नहीं दिए जाते। तो रोजालिन फ्रैंकलिन मैम को छोड़ के बचे हुए तीनों साइंटिस्ट यानी कि आपके जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक एंड आपके जो विल्किंस थे, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फॉर दिस अमेजिंग डिस्कवरी ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। सिंस ये डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर को डीएनए बोला जाएगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट बात है। आगे बढ़ते हैं। अब डीएनए की लेंथ को हम लोग देख चुके हैं कि डीएनए की लेंथ इस बात से नापी जाती है कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है या फिर उसके अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर है। जैसे कि साय 174 के अंदर आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज के अंदर तो 5386 न्यूक्लियोटाइड थे। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के अंदर 48502, एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर 4.6 into 10 raised to the power 6 और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन था 3.3 into 10 raised to the power 9 और डिप्लॉइड कंटेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर 6.6 हो जाएगा। अगर आप डबल कर देंगे क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड कंटेंट में तो आपका ओवरऑल कंटेंट भी तो डबल हो जाएगा ना। तो ये सारा डेटा तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। नाउ सेलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक साहब ने दिया, उसके फीचर्स को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक साहब ने कहा कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर बैकबोन इज फॉर्म्ड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। यानी आप जो ये स्ट्रक्चर बनाते हो, इसमें जो मैं बना रहा हूं ना, ये जो मैंने सफेद कलर से ये बनाई है बैकबोन, ये एक्चुअल में शुगर और फॉस्फेट है। और अगर आप ये चेन्स देखते हो, इन बैकबोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। तो ये बाहर की साइड ऐसे ऐसे नहीं लटके हुए रहते, राइट, ये अंदर की साइड एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ये अंदर की साइड एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं ऐसे। तो ये जो येलो कलर की चीज है, ये क्या है, ये आपकी नाइट्रोजनस बेस है, जबकि बैकबोन क्या है, आपकी शुगर और फॉस्फेट है। अब इन्होंने क्या बोला, जो 2 चेन है आपके डीएनए की, ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मतलब, पैरेलल मतलब मेरे दोनों हाथ ऐसे जा रहे हैं, एंटी पैरेलल मतलब एक ऐसे है एक ऐसे है तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक अगर स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी एक का यहां पर अगर फॉस्फेट है और यहां पर अगर इसका OH है तो दूसरे का यहां पर फॉस्फेट होगा और यहां पर OH होगा। यानी 5 प्राइम 3 प्राइम अगर है एक स्ट्रैंड तो उसके अपोजिट स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, इनकी पोलैरिटी अपोजिट होगी। यहां पर बोला कि दोनों स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चारगाफ रूल्स पढ़ते टाइम ही हमने बता दिया था कि जितने ए होते हैं डीएनए में उतने ही टी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ए आपका जी से बाइंड नहीं कर सकता, सी से बाइंड नहीं कर सकता। ए सिर्फ टी से ही बाइंड करेगा, टी सिर्फ ए से ही बाइंड करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, क्योंकि बॉन्डिंग पैटर्न ही इनका ऐसा है, इनमें वैलेंसी इतनी है। और सी हमेशा जी से ही बाइंड करता है बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए सी और जी का बॉन्ड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर एक डीएनए आपको दे दिया जाए जिसमें है ए टी ए टी ए टी ए टी, तो इसमें हो गया टी, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट टी, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट टी, इसके अपोजिट ए, या दूसरा आपको दे दिया सी जी सी जी सी जी, यहां पर क्या हो गया जी सी सी जी, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इन दोनों डीएनए की लेंथ एकदम बराबर है, 6 नाइट्रोजनस बेस एक स्ट्रैंड के अंदर। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके 6 बेस पेयर के अंदर सिर्फ 12 बॉन्ड्स हैं, लेकिन यहां पर आपके 6 बेस पेयर के अंदर आपके 15 बॉन्ड्स हैं, राइट। 6 तो 12, यहां पर 6 के अंदर 3 18 बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो इसीलिए इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सी और जी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो इनको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। तो एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक डीएनए को तोड़ना मुश्किल है तो उसके अंदर किस नाइट्रोजनस बेस की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाएगी, सी और जी की ज्यादा पाई जाएगी, विदाउट अ डाउट। अब देखो और फीचर्स देखते हैं डीएनए के, मैथमेटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। प्यूरिन कम अपोजिट टू अ pyrimidine, दिस गिव्स अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड। देखो यार, अगर समझ लो ये प्यूरिन है, अगर ये प्यूरिन के ही सामने आ जाता
और ये पिरिमिडिन है, अगर ये पिरिमिडिन के ही सामने आ जाता तो डीएनए की शेप कितनी खराब हो जाती। देखो यहां से ऐसे जा रहा है डीएनए, ये बिल्कुल दो स्ट्रैंड पैरेलली नहीं चल रहे, तो यहां पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, नॉन यूनिफॉर्मिटी। लेकिन अगर आप देखोगे एडेनिन हमेशा थाइमिन से बाइंड करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से, क्योंकि एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से बाइंड कर सकती है। यहां पर देखो ये है आपका प्यूरिन और ये है आपका पिरिमिडिन। सिमिलरली इस बार इस साइड में है आपका प्यूरिन और इस साइड में है आपका पिरिमिडिन। देखो एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। तो क्या आ गई, यूनिफॉर्मिटी आ गई। इसीलिए आपके डीएनए में ये जुगाड़ देखा जाता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से बाइंड करे और साइटोसिन हमेशा यूरेसिल से बाइंड करे, क्योंकि हमें नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहिए हमारे स्ट्रक्चर में, हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, यानी जो चेन कॉइल होती है ना, ये आपके जो दो स्ट्रैंड है राइट हैंडेड फैशन में कुछ इस प्रकार से कॉइल्ड होते हैं, इसे प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग कहा जाता है। So they are coiled प्लेक्टोनेमिकली। पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, जिसे आप 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। पिच ऑफ द हेलिक्स मतलब अगर ये आपका एक डीएनए है ना, तो इसमें एक बार जब 360 डिग्री रोटेशन हो जा रही है, एक गांठ जब लग जा रही है ना, तो इसमें क्या हो गया, एक पिच, इसे आपने बोल दिया। इसे कहा जाता है पिच ऑफ द हेलिक्स। जब एक गांठ लग जाए दैट इज कॉल्ड एज पिच ऑफ द हेलिक्स। नंबर ऑफ बेस पेयर इन ईच टर्न इज 10, यानी ये जो यहां पर पिच बनी है ना, ये जो यहां पर आपकी एक टर्न है, इसके अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, यानी 10 नाइट्रोजनस बेस यहां पर और 10 नाइट्रोजनस बेस यहां पर, ये पेयर कर रहे हैं आपस में। तो 10 बेस पेयर है, यानी 20 आपके बेसिस हो जाएंगे, 10 एक स्ट्रैंड के ऊपर, 10 एक स्ट्रैंड के ऊपर। इसको हम बनाकर भी देखेंगे, हाथों से डरने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखो यार एकदम बेसिक बात है, अगर ये मेरे भाई आपकी 360 डिग्री की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम और इसके अंदर 10 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, दो के बीच में यही गैप होगा ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम आपका करेक्ट आ गया, राइट। तो ये बात एकदम करेक्ट है, हम लोग इसको डेराइव भी कर सकते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले लेट्स टेक अ स्क्रीन एंड लेट्स मेक आवर ओन हैंड ड्रॉन डायग्राम। ये देखो यहां पर मैं डीएनए बना देता हूं कुछ ऐसा, ओके, ये मैंने डीएनए बना दिया। अब ये डीएनए की अगर एक 5 प्राइम एंड है तो इसके जस्ट अपोजिट होगा 3 प्राइम एंड, और इसमें आंख मूंद कर तुम लिख सकते हो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम होगा। तो क्या आपको पता लगा यहां से कि दो स्ट्रैंड है, दो हेलिक्स है और दोनों एंटी पैरेलल है, अपोजिट है एक दूसरे के। अब यहां पर ये वाला जो आपको एक टर्न देखने को मिल रहा है, एक गांठ जब तक लगी है, इसे आप बोल सकते हैं कि यहां पर 360 डिग्री आपकी टर्न हो गई है हेलिक्स, 360 डिग्री घूम चुके हैं ना, एक गांठ लग गई है पूरी। तो ये जो 360 डिग्री में पिच बनी है, इसे आप क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी पावर अगर आप 10 बढ़ाएंगे तो आपको नंबर 10 छोटा कर देना होगा। तो 3.4 नंबर को 10 गुना छोटा कर दो, पावर को 10 गुना बढ़ा दो, इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और आप इसे बोल सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। ये आपकी पिच हो गई। अब इस पिच के अंदर दोनों स्ट्रैंड पे 10-10 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, ये एक यहां पे, एक यहां पे, तो एक बेस पेयर बन गया, दो बेस पेयर बन गए, 3 बेस पेयर बन गए, सिमिलरली आपके 4 बन गए, 5 बन गए, 6 बन गए, 7 बन गए, 8 बन गए, 9 बन गए, 10 बन गए। 10 बेस पेयर हैं, तो क्या आप यहां पर कह सकते हो कि 10 नाइट्रोजनस बेस हैं एक स्ट्रैंड के ऊपर और 10 नाइट्रोजनस बेस हैं दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर। यानी आप कह सकते हो कि एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर हैं। आप इसे क्या कह सकते हो, या तो आप इसे कह सकते हो कि 10 बेस पेयर है, या आप इन्हें कह सकते हो 20 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। दोनों ही बात आपस में करेक्ट है, कोई गलत बात नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस, किन्हीं भी दो के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकालने चले, तो टोटल डिस्टेंस है एक पिच का 360 डिग्री का 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम को 10 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम।
और यहां पर ये जो 3.4 नैनोमीटर है इसको डिवाइड कर दो 10 से, क्या आंसर आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। दोनों ही बातें आपकी करेक्ट है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस, राइट, एज सिंपल एज दैट। ये आपका डिस्टेंस है दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का। ओके, यहां पर इन्हें क्या कहा जाता है, ये ग्रूव्स होती हैं डीएनए की, ग्रूव्स। यहां पर अलग अलग एंजाइम्स आकर के बाइंड होते हैं, या अलग अलग सीक्वेंसेस आकर के बाइंड होते हैं, इन्हें ग्रूव्स कहा जाता है। ओके, और जब आपका एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, तब तक आपका डीएनए 36 डिग्री घूमता है। देखो 360 डिग्री जब घूमता है पूरा डीएनए एक पिच के अंदर, तो आपके यहां पर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर तक जाने में ये जो स्ट्रैंड है कितना घूमेगा, ये आपका कितना घूमेगा 360/10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। यानी एक से दूसरे नाइट्रोजनस बेस तक पहुंचने में आपका 36 डिग्री की रोटेशन यहां पर देखने को मिलती है। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन पर बेस पेयर। रोटेशन पर बेस पेयर यानी एक बेस पेयर से दूसरे के बीच में 36 डिग्री घूमेगा, फिर अगले में फिर 36, फिर 36, तो ऐसे 10 नाइट्रोजनस बेस जब क्रॉस होंगे तो आपका 360 डिग्री घूम चुकी होगी पूरी की पूरी डीएनए। ये देखो यहां पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। देखो यार यहां पर बेस पेयर आपको दिखाए गए हैं। ये जो आपकी बैकबोन है किसकी है, शुगर प्लस फॉस्फेट की है। बेस पेयर आपके इनसाइड डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, राइट, अंदर की साइड ये आपके प्रेजेंट है। अगर ये आपका एडेनिन है तो इसके बगल में थाइमिन प्रेजेंट रहेगा, थाइमिन के बगल में एडेनिन प्रेजेंट रहेगा, साइटोसिन के बगल में ग्वानिन, और ग्वानिन के बगल में साइटोसिन, और ये आपकी क्या है, ये आपकी बैकबोन हो जाएगी फॉर्म्ड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ऑलराइट, सेम डायग्राम आपको यहां पर दिखाया हुआ है। देखो यार यहां पर ये आपका एडेनिन है यानी नाइट्रोजनस बेस, इसने शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फिर दोबारा से इस प्रकार की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, डाइएस्टर एंड एस्टर, डाइएस्टर एंड एस्टर, डाइएस्टर एंड एस्टर एंड सो ऑन। इस प्रकार से पूरी की पूरी आपकी जुड़ी रहेगी। और यहाँ पर आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है आपके शुगर को इन नाइट्रोजनस बेस से कनेक्ट कर देगा। एंड यहां पर भी क्या है, आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहां पर आपका क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, एंड यहां पर ये जो है जो आपका कनेक्ट कर रहा है दो नाइट्रोजनस बेसिस से बने हुए न्यूक्लियोटाइड को, ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और इनके बीच में ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी के बीच में तीन, ए और टी के बीच में दो, सी और जी के बीच में तीन, ए और टी के बीच में दो, सी और जी के बीच में तीन, ए और टी के बीच में दो। दिस इज योर नाइट्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस। यहां पर देखो, अगर आप इस शुगर को गौर से देखोगे तो ये आपका क्या है, साइटोसिन है। इस साइटोसिन ने क्या किया, इस साइटोसिन क्या है, एक पिरिमिडीन है, तो इसके N1 ने क्या किया, बॉन्डिंग कर ली आपकी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कर ली, किसके साथ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कर ली आपके शुगर के साथ। और ये शुगर का जो 5 प्राइम है इसके ऊपर लग गया फॉस्फेट, यानी कि यहां पर क्या हो गया आपका एस्टर बॉन्ड बन गया। फिर सिमिलरली इसने यहां वाले 3 प्राइम के साथ बॉन्डिंग कर ली आगे वाले शुगर के साथ, फिर इसका 5 प्राइम आगे चला गया, फिर इसने 3 प्राइम के साथ बॉन्डिंग करी, फिर 5 प्राइम आगे चला गया, फिर 3 प्राइम के साथ बॉन्डिंग करी, यहां पर आने के बाद 5 प्राइम फ्री हो जाता है। यानी एक स्ट्रैंड पर एक एंड में 5 प्राइम फॉस्फेट प्रेजेंट है इनिशियल वाले में, और एंड में क्या है 3 प्राइम OH, क्योंकि और न्यूक्लियोटाइड नहीं आ रहे हैं, ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड था, तो इसे 3 प्राइम एंड बोला गया, फॉस्फेट वाले को 5 प्राइम एंड बोला गया। यहां पर उल्टा है, यहां पर इस साइड में 5 प्राइम फॉस्फेट, क्योंकि एंटी पैरेलल है स्ट्रैंड्स, तो यहां पर क्या हुआ, अब इसके 3 प्राइम के साथ ये फॉस्फेट बाइंड किया, फिर इसके 3 प्राइम के साथ ये फॉस्फेट बाइंड किया, इसके 3 प्राइम के साथ ये फॉस्फेट बाइंड किया, इसके 3 प्राइम के साथ कोई बाइंड नहीं किया क्योंकि लास्ट था। तो यहां पर आप देख रहे हो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस डायरेक्शन में। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल एंड जस्ट अपोजिट। एडेनिन और थाइमिन के बीच में यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए हुए हैं, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3, एकदम करेक्ट बात है। ये आपका क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर है, विच वाज गिवन इन एनसीईआरटी, तो इसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते थे। न्यूमेरिकल टाइम, यहां पर देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ एडेनिन कंटेंट इन डीएनए सेगमेंट इज 22%, अगर एडेनिन 22% है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, ग्वानिन कितना होगा।
अगर एडेनिन 22% है तो क्या होगा, एडेनिन 22% है तो थाइमिन भी आपका 22% होगा, ए और टी एकदम बराबर। तो एडेनिन 22 थाइमिन 22 टोटल 44% आपका काम हो चुका है। बचा हुआ कितना है आपका 56%। 56% में से ग्वानिन भी है साइटोसिन भी है, तो हमें सिर्फ ग्वानिन का बताना है, तो आधा कर दो, काम क्या हो जाएगा 28%। कर दोगे सॉल्व, बिल्कुल कर दोगे, 28 28 56 हो जाएगा। सिर्फ ग्वानिन का पूछा है ना, साइटोसिन का नहीं पूछा है। तो 56% सी प्लस जी का निकला, आपको सिर्फ जी का निकालना है, हाफ कर दो, 28% विल बी योर आंसर। 10 सेकंड के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। If the length of DNA segment is 2 centimeter, the number of nucleotide present in it is। अगर DNA की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो आपका इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेंगे। ओके, आपको क्या करना है, यहां पर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का गैप क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का गैप अगर आप देखें तो ये कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपने कर लिया। और 2 सेंटीमीटर को आप लोग कन्वर्ट कर लो मीटर में। अगर 2 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में कितनी होती है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर को 100 से डिवाइड कर लो, 0.02 मीटर निकल जाएगा। 0.02 मीटर आपकी लेंथ है। अब इस 0.02 को डिवाइड कर दो 3.4 इंटू 10⁻⁻10 से, आपका आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर को डिवाइड कर दो आपका 3.4 इंटू 10⁻⁻10 से। ये -10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻10। और अब ये 2 है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, 0.2 है इसको 2 करना चाहता हूं या 20 करना चाहता हूं, तो यहां पर पावर हो जाएगी कट करके 8 और यहां पर मुझे मिल जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻8। 20 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 6 के आसपास और पावर 8 लग जाएगी। आंसर देख लो 6 के आसपास और पावर 8 लग जाएगी। कौन सा होगा यहां पर आंसर, 2 मीटर है ना, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अगर 2 सेंटीमीटर है और 3.4 है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओके 0.2 मीटर नहीं ना, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। तो यहां पर आप इसको अगर 20 में कन्वर्ट करोगे तो 7 पावर आ जाएगी। ठीक है, करेक्ट है। बोला 0.02 था लेकिन लिख दिया 0.2, उस चक्कर में ये थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करने के चक्कर में एरर हो गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, करना हमें आता है। ओके, तो लिख देते हैं इसको भाई दोबारा से। यहां पर क्या हुआ 0.02 मीटर हो जाएगा, 0.02 मीटर डिवाइडेड बाय 3.4 10⁻10, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर आपको इसे 20 करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻7 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आपका ए आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ऑड मैन आउट, सबसे अलग जो है उसको अलग कर दो, सिंपल सी बात है। एडिनोसिन, साइटोसिन, ग्वेनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, नाम में ही है यार। अगर पोएम भी गा लेते यहां पर तो भी कर लेते, क्योंकि बाकी सारे क्या है, बाकी सारे आपके न्यूक्लियोसाइड है। ओके, एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, साइटोसिन नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस है, ग्वेनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, लेकिन इन सब में क्या है आपका राइबोस शुगर का जिक्र हुआ है। जो भी न्यूक्लियोसाइड है उनके अंदर डीऑक्सी, मतलब इसके अंदर क्या है डीऑक्सी राइबोस, इसके अंदर सिर्फ डीऑक्सी राइबोस। ओके, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं ऑड मैन आउट, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। बाकी आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये भी न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। ओके, सिर्फ साइटोसिन आपका क्या है नाइट्रोजनस बेस है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पर जानबूझ के क्वेश्चन ऐड किया हुआ था, अगर आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछा कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। एक तो डीऑक्सीसाइटोसिन क्योंकि इसमें यहां पर डीऑक्सीराइबोस शुगर आ रही है, एंड साइटोसिन क्योंकि ये एक नाइट्रोजनस बेस है, नॉट अ न्यूक्लियोसाइड। ऑल 3 आर न्यूक्लियोसाइड, ऑल 3 आर न्यूक्लियोसाइड, एक अकेला क्या है नाइट्रोजनस बेस है। तो ऑड मैन आउट में दोनों आंसर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे देख रहे हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए की यार लेंथ निकालने की कोशिश करो। सबसे पहले एक टास्क हम लोग लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। अगर हमारी बॉडी के अंदर, आप ओवरऑल अगर कैलकुलेट करें, अगर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, किसी एक सेल को आप निकाल लो, किसी भी सेल को,
और उस सेल के अंदर आप लोग देखो कि नाइट्रोजनस बेसिस का नंबर क्या है, तो हमारे अंदर क्या मिलेगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इन द डिप्लॉयड कंटेंट। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच के डिफरेंस से, बीच के डिस्टेंस से, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस क्या था 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, आंसर क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 3.4, आंसर क्या हो जाएगा 22, और यहां पर 10⁻⁹ 10⁻⁻10 तो 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 पॉइंट एक पीछे कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 2.2 मीटर। यानी आपके एक सेल के अंदर जो सेल एकदम छोटा दिखता है, जिसकी खुद की लेंथ माइक्रोमीटर में है, हमारे सेल का साइज खुद 10, 20, 50 माइक्रोमीटर है, वो अपने अंदर 2.2 मीटर की, 2 से 2.5 मीटर लंबी रस्सी पैक करके बैठा हुआ है। तो क्या ये बहुत अच्छे से पैक होने वाली चीज नहीं है? बिल्कुल। आप नॉर्मली तो इसे पैक कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूं भाई इतना छोटा सा डब्बा है और उसके अंदर मखमल की साड़ी पैक कर दो ना, बढ़िया एकदम अच्छी वाली, महंगी वाली, जरी गोटे का काम हो, जिसपे नहीं कर पाओगे, एक बटन भी नहीं डाल पाओगे तुम शर्ट का इतने छोटे से पैक के अंदर। तो बॉडी कितनी एफिशिएंट है, जस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग अप, बिकॉज 2.2 मीटर लंबा डीएनए इतने छोटे से पार्ट के अंदर, और बखूबी पैक है। और आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर, आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और 2.2 मीटर का डीएनए हर सेल के अंदर है। यानी आपकी बॉडी के डीएनए को अगर आप एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट कर देना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आपकी बॉडी के पूरे डीएनए को आप रस्सी के फॉर्म में फैला दे, तो आप पूरे अर्थ को 50 बार से भी ज्यादा लपेट सकते हैं। इतना बड़ा डीएनए सिर्फ आपके एक छोटे से शरीर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट पैकिंग। एंड हाउ डज दिस थिंग्स गेट पैक्ड, इसके बारे में हमें बात करनी है। अगर आप प्रोकैरियोट की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट के अगर मैं सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो नॉर्मल सा सेल होता है, नॉर्मल सा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आप प्यार से न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हो। तो ये न्यूक्लियोइड आपका यहां पर प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियोइड है प्रोकैरियोट में, कोई न्यूक्लियस तो है नहीं, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो ये न्यूक्लियोइड तो कहीं भी पाया जा सकता था, स्कैटर्ड वे में, खुला हुआ कहीं पर भी पड़ा हो सकता था। पर क्या ये लावारिस की तरह पड़ा रहता है? द आंसर इज नो। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। ऐसा नहीं है कि कहीं भी फैला हुआ रहेगा ना, ये फैला हुआ इसलिए नहीं रहता क्योंकि आपके सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज इसलिए है क्योंकि यहां पर डीएनए प्रेजेंट होता है आपके अंदर, तो वो न्यूक्लियोटाइड का बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड ना, तो इसके अंदर बहुत सारे फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हिच मेक्स द डीएनए नेगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज डीएनए के ऊपर नेगेटिव होता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज वाले कुछ प्रोटीन्स आ जाते हैं जो कि आपके न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट डीएनए को स्टेबलाइज कर देते हैं। तो ये पैक्ड मैनर में प्रेजेंट रहता है। हालांकि ये पैकिंग उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहती, लेकिन बैक्टीरिया की औकात के हिसाब से पैकिंग बहुत अच्छी है क्योंकि उसका सेल ही इतना छोटा है। तो यहां पर आपका जो डीएनए था, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स लगे हुए रहते हैं जो कि इनको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पर पॉजिटिव प्रोटीन्स आर देयर। बट इन यूकैरियोट द डीएनए इज मच 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 ग्रेटर इन लेंथ, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर आपकी तरह 2.2 मीटर का डीएनए नहीं है। इनके अंदर क्या था, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर थे। इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर आप 3.4 इंटू 10⁻10 मीटर से, -10 मीटर से, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट काफी कम आएगा, आपका रिजल्ट सेंटीमीटर्स में आएगा। तो यहां पर जो आपका जीनोम है कुछ सेंटीमीटर लंबा है, 1-1.5 सेंटीमीटर लंबा, लेकिन आप में 2.2 मीटर का है, तो उनके हिसाब से इन्हें ठीक पैकिंग दे दी गई है। लेकिन इन यूकैरियोट पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का कुछ सेट प्रेजेंट होता है जिसे आप हिस्टोन प्रोटीन बोलते हो। हिस्टोन प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज किसकी वजह से है? बेसिक प्रोटीन्स की वजह से, बेसिक अमीनो एसिड की वजह से। क्योंकि जो एसिडिक अमीनो एसिड है ना, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। जैसे कि एस्पार्टेट है तो उस पर CO नेगेटिव लगा रहता है, ग्लूटामेट है उसके ऊपर CO नेगेटिव लगा रहता है। तो ये एसिडिक अमीनो एसिड जो है ये नेगेटिव चार्ज देते हैं आपके प्रोटीन को। लेकिन जो बेसिक अमीनो एसिड है जैसे लाइसिन और आर्जिनिन, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है, लाइसिन और आर्जिनिन ये क्या करते हैं? ये बेसिक अमीनो एसिड
पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं किसी भी प्रोटीन को। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो यहां पर आपका अमीनो ग्रुप है दैट इज NH3 पॉजिटिव, यहां पर आपका CO नेगेटिव है एसिडिक ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे क्या है आपका R ग्रुप है। तो समझ लीजिए मैं लाइसिन बना रहा हूं तो यहां पर CH2 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 NH3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल यहां पर क्या हुआ, ये वाला चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओवरऑल यहां पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है, ये पॉजिटिव चार्ज मेरे दोस्त आपका लाइसिन और आर्जिनिन की प्रेजेंस की वजह से, इनमें एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप रहता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए डीएनए की पैकेजिंग में बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन आर्जिनिन ठूस ठूस कर भरे होंगे और 8 जो हिस्टोन्स हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। यानी हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स हैं, ये 8 प्रोटीन मिलकर के क्या बनाएंगे, हिस्टोन ऑक्टामर बना लेंगे। ऑक्टा का मतलब क्या है यहां पर, ऑक्टा का मतलब है यहां पर 8 and mer simply means unit. So 8 units are going to form the bigger unit over here, right? So it will be called as an octamer. Let's make the structure of this octamer कि कैसा ये octamer दिखाई देता है। आप समझ लो आपका एक हिस्टोन है, एक हिस्टोन का मोनोमर जो ऐसा दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक और हिस्टोन है जो कि बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, 1 यूनिट 2 यूनिट ये मिलकर के क्या डाइमर हो गए, बिल्कुल हो गए। 2 यूनिट है इन्हें डाइमर बोला जाता है। फिर यहां पर एक और हिस्टोन मैंने लगा दिया है और इसके साथ साथ एक और हिस्टोन मैंने लगा दिया है, ये भी व्हाइट वाले का डाइमर हो गया, ये भी व्हाइट वाले का डाइमर हो गया। लेकिन टोटल यूनिट कितनी हो गई मेरे पास, टोटल यूनिट कितनी हो गई, 4 हो गई। सिमिलरली अब नीचे मैंने 2 हिस्टोन प्रोटीन्स और लगा दिए, एक प्रोटीन आपका ऐसा है और उसी की एक और कॉपी है मेरे पास, तो ये ऐसी प्रेजेंट हो गई। एंड नीचे एक और आपका हिस्टोन प्रोटीन मैंने लगा दिया है ये वाला, और नीचे इसकी एक और कॉपी प्रेजेंट हो गई। तो इसकी भी 2 यूनिट ही, इसकी भी 2 यूनिट है, इसकी भी 2 यूनिट है, इसकी भी 2 यूनिट है। टोटल आपके क्या बन गई, 8 यूनिट्स बन गई। इन 8 यूनिट्स को मिलाकर के आप क्या बोलते हैं, 8 यूनिट्स को मिलाकर के आप बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। मर का मतलब यूनिट, ऑक्टा का मतलब 8। और ये जो स्पेसिफिक यूनिट है ये अलग अलग हिस्टोन्स की होती हैं। इन हिस्टोन्स का नाम क्या है, इसका नाम है हिस्टोन H2A, इसका नाम है हिस्टोन H2B, इसका नाम है हिस्टोन H3, इसका नाम है हिस्टोन H4। यानी H2A नाम के हिस्टोन की 2 कॉपीज है मेरे पास, डाइमर है। H2B नाम के हिस्टोन की 2 कॉपीज है, डाइमर है। H3 की 2 कॉपीज है, H4 की 2 कॉपीज है। टोटल 8 कॉपीज हो गई, जिसे मैंने हिस्टोन ऑक्टामर बोल दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, अब इसके ऊपर मेरा जो डीएनए है ना ये रैप हो जाएगा। अब इसके ऊपर, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर बना है, इसके ऊपर मेरा डीएनए इस हिसाब से क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है यहां पर, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिवली चार्ज डीएनए हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर विच आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, डीएनए पैक हो जाता है। और इसी प्रकार से डीएनए जो कि एक धागे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो बहुत लंबा होता है, इसको छोटा छोटा करके ना एक गोली की फॉर्म में मैंने स्टोर कर लिया। ओके, तो इस हिसाब से आपके हिस्टोन ऑक्टामर्स अरेंज होते हैं। अब देखो, अब यहां पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम। यहां पर जो स्ट्रक्चर बना है ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोसोम में क्या है, सेंटर पर आपका हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट है जो कि आपकी अलग अलग सब यूनिट्स का मिलकर के बना है। जैसे कि आपकी 2 यूनिट्स है H2A हिस्टोन की, 2 यूनिट है H2B हिस्टोन की, 2 यूनिट है H3 की, 2 यूनिट है H4 की। तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ऑक्टामर बन गया। और आपका इसके चारों ओर डीएनए जो है ऐसे लिपट गया। ओके, ये पीछे से जा रहा है, ऐसे पास होके आ रहा है एंड इस हिसाब से यहां आ गया। दिस इज डीएनए जो कि लिपट चुका है चारों ओर। और H1 हिस्टोन जो है ये क्या है, ये लिंकर हिस्टोन है। ये 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करेगा। पूरा डीएनए तो लिपटा नहीं है, सिर्फ यहां पर 200 बेस पेयर के आसपास डीएनए लिपटता है। जो यहां पर लिखा भी हुआ है कि एक न्यूक्लियोसोम में आपका 200 बेस पेयर के आसपास डीएनए लिपट जाता है। और आपका डीएनए तो बहुत लंबा है, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर का है, तो हजारों न्यूक्लियोसोम लगेंगे, तो एक के बाद एक न्यूक्लियोसोम में लिपटता हुआ चला जाता है। तो हर 2 न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने के लिए लिंकर भी चाहिए। वो लिंकर कौन है, H1 हिस्टोन है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या होगा, ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं यहां पर, 6.6 × 10⁻⁹ और आपका इनको
रैप करने के लिए कितने हिस्टोन चाहिए भाई? एक हिस्टोन 200 नाइट्रोजनस बेसिस को रैप कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन केस ऑफ ह्यूमन। एक न्यूक्लियोसोम क्योंकि 200 बेस पेयर्स को रैप करता है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर डिवाइडेड बाय 200 करो, आंसर आपकी जेब में। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मतलब आपका पूरा का पूरा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना वो खुला प्रेजेंट होता है, और धीरे धीरे पैक होने के बाद कैसा हो जाता है, थोड़ा सा बीच में खुला डीएनए है, फिर आपका न्यूक्लियोसोम के चारों ओर, फिर लिंकर, फिर इसके चारों ओर न्यूक्लियोसोम के चारों, फिर लिंकर, फिर न्यूक्लियोसोम के चारों, ऐसे करके। तो ऐसा लगता है कोई माला का धागा है और उसके बीच में मोती लगा रखे हैं। तो ये जो आपका धागा है ना, ये क्या कहलाता है? ये आपका क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन थ्रेड इसे बोला जाता है। ये थ्रेड की तरह बिहेव कर रहा है, धागे की तरह बिहेव कर रहा है। और इस माला का जो मोती है ना, इसको न्यूक्लियोसोम बोला है। तो न्यूक्लियोसोम को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम को बोला जाता है बीड ऑन स्ट्रिंग, यानी कि धागे के जो मनके हैं, धागे के जो मोती है ना, वो न्यूक्लियोसोम है। तो न्यूक्लियोसोम को बीड ऑन स्ट्रिंग बोला जाता है क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमेटिन के अंदर स्पेशली, क्योंकि ये बीड का काम कर रहे हैं, ये आपके इन मोतियों का काम कर रहे हैं, गोल गोल, जिनके ऊपर डीएनए रैप्ड है। तो क्रोमेटिन क्या है? आपका थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी है, इसका नाम ही है क्रोमाटिन। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर। तो ये आपके स्टेन किए जा सकते हैं, इनको कलर करके देखा जा सकता है। तो जो क्रोमेटिन है धागे का काम करता है, और इसके ऊपर मोती की तरह कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब क्रोमेटिन इज पैक्ड। जब क्रोमेटिन पैक होगा, न्यूक्लियोसोम के चारों ओर बढ़िया तरीके से डीएनए लिपट जाएगा, तो क्रोमेटिन के फाइबर्स तैयार हो जाएंगे। और ये जो फाइबर्स हैं, ये जो लंबे लंबे धागे हैं, आपने छोटी सी गूंथ दी है डीएनए की, अब क्या हुआ? आप उसे और कंडेंस करते हो और कॉइल करते हो, और मेटाफेजिक स्टेज में आपको पता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन 11th क्लास में हमने पढ़ा था। मेटाफेज में आपके जो डीएनए थे ना, ये डीएनए समझ लो ऐसा खुला प्रेजेंट था, डीएनए ऐसा खुला प्रेजेंट था, बहुत ज्यादा जगह घेर रहा है। मैंने क्या किया? इस डीएनए को ऐसे पैक कर दिया, ऐसे पैक कर दिया, राइट। फिर और डीएनए को मैंने सुपर कॉइल किया एंड अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम के फॉर्म में ऐसे क्रोमोसोम की आर्म्स में पैक कर दिया। तो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम बनता है, ये सबसे ज्यादा कंडेंस होता है, ये बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो ये आपका हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, इसे क्या कहा जाता है? कंडेंस्ड क्रोमोसोम। हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, देख पा रहे हो आप लोग, सब कुछ डायग्राम से ही क्लियर है। तो पहले इतना खुला खुला था, राइट, एकदम पूरा एक्सपोज्ड था, राइट, खुला खुला प्रेजेंट था। लेकिन अब ये देखो कितना बढ़िया पैक हो चुका है, कितना बढ़िया पैक हो चुका है, राइट। तो ऐसे ही क्रोमोसोम जब बन जाते हैं तो इनकी पैकिंग बहुत तगड़ी हो जाती है, और पूरा का पूरा डीएनए सिर्फ 46 क्रोमोसोम में पैक करके आपके न्यूक्लियस में फिट कर दिया जाता है। तो पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स, यानी क्रोमेटिन में जब पैकिंग हो रही है तो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स बहुत काम आते हैं, लेकिन आपको इसे और कंडेंस करना हो तो आपको हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी कुछ प्रोटीन चाहिए, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन मतलब ये हिस्टोन नहीं है, लेकिन आप क्रोमोसोमल प्रोटीन है, क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करेंगे। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन इनका नेचर थोड़ा सा हिस्टोन ऑक्टामर से अलग होता है। अब जो क्रोमेटिन बनी है, जो पैक हुई है ना, इसमें दो रीजन होंगे। यू क्रोमेटिन ये लूजली पैक्ड होता है एंड ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और ये लाइट स्टेन्ड होता है। कैसे? एक बना लेते हैं डायग्राम हम क्रोमोसोम का। ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपके क्रोमोसोम की आर्म है, ये आपके क्रोमोसोम की दूसरी आर्म है। चार बनाते हैं हम लोग, दो से समझ लेते हैं एक बार। यहां पर ये जो आपका टीलोमेरिक रीजन है ना, ये आपका ढीला ढीला पैक रहता है, और ये जो आपका यहां पर देखने को मिलता है आपको, ये आपका ऐसे प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सेंटर पे रीजन है, ये और भी ज्यादा ऐसे प्रेजेंट रहता है, एकदम ना खुला खुला, एकदम खुला खुला प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर अगर कभी आपने डायग्राम बनाया तो ज्यादा डार्क कौन है, ज्यादा बढ़िया पैक्ड कौन है? इनमें से भी, इनमें से भाई ज्यादा पैक्ड कौन है? आपका ये सेंट्रोमेरिक रीजन, यानी सेंट्रोमेयर के पास, ये आपका सेंट्रोमेयर है ना, तो एक तो सेंट्रोमेरिक रीजन और एक आपका टीलोमेयर के पास, यानी टीलोमेरिक रीजन। एक तो आपका ये डार्क दिखाई देगा, तो इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप डार्कली स्टेन्ड रीजन बोलते हैं। देखो डार्क दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलूं ज्यादा व्हाइट कलर कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर दिखाई देगा,
क्योंकि बढ़िया पैक्ड है एकदम। तो इट इज डेंसली पैक्ड एंड डार्कली स्टेन्ड। एंड ये इनएक्टिव भी होते हैं क्योंकि भाई मैंने क्या बताया था आपको, डीएनए में यहां पर प्रेजेंट होती हैं ग्रूव्स। ये ग्रूव है, ये ग्रूव दिखनी चाहिए ना, तभी तो इसके ऊपर आकर के अलग अलग एंजाइम्स बाइंड कर पाएंगे, तभी तो इस ग्रूव के ऊपर एंजाइम बाइंड करेंगे, कोई भी रिएक्शन होगी। अगर यहां पर एंजाइम से नहीं बाइंड किया, अगर यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से नहीं बाइंड किया, तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगी, डीएनए से आरएनए बनेगा ही नहीं। तो यहां पर जो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है ऐसे ऐसे पैक होता है, भाई एंजाइम पैक ढूंढ ही नहीं पाता वो जगह कि मैं कहां पर बाइंड करूं, तो अल्टीमेटली ये बाइंड ही नहीं कर पाता। तो यहां पर इतना टाइट रीजन है ये हेट्रोक्रोमेटिन का कि यहां पर कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड ही नहीं कर पाता। लेकिन जो यू क्रोमेटिन है, पहली बात तो ये लाइटली स्टेन्ड है एकदम बढ़िया, ये लाइटली स्टेन्ड है, यू क्रोमेटिन एकदम लाइटली स्टेन्ड है। एंड यहां पर अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बाइंड कर सकते हैं, इनकी ग्रूव जो है एक्सपोज है, क्योंकि इनकी ग्रूव्स एक्सपोज है। अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। मानते हो? तो ये एक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव इसे बोला जाता है। एंड इट इज लूजली पैक्ड। हेट्रोक्रोमेटिन बहुत टाइटली पैक्ड होता है, इतना टाइटली पैक्ड कि आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। लेकिन यू क्रोमेटिन आपका ढीला ढीला प्रेजेंट होता है, तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। Now the topic that we need to talk about is search for genetic material, यानी कैसे प्रूव किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, बाकी कोई प्रोटीन, आरएनए, शुगर ये सब जेनेटिक मटेरियल नहीं थे। तो हाउ वी हैव प्रूव्ड इट, वी नीड टू टॉक अबाउट दैट। सो आई होप आज के दिन स्ट्रक्चर बहुत सारे हो गए, तो आज के लिए यहीं पर रोक देते हैं इस लेक्चर को, सो दैट आगे हम लोग एक फ्रेश माइंडसेट से सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को पढ़ पाए। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बाद हमें पढ़ना है आरएनए वर्ल्ड के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट सेंट्रल डॉगमा, यानी कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड जेनेटिक कोड्स। एंड उसके बाद आपका बचता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लैक ओवरऑल एंड योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स रहते हैं, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना है। मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन समझना बहुत अच्छे से है। इसलिए आपको एक एक स्ट्रक्चर बताकर मैं रीजन तक बता रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ एंड सो ऑन। तो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे पॉसिबल। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे अगले लेसन के अंदर। थैंक यू।